Ji, Assalamu alaikum everyone. So, my name is Sayyid Ahmad Bilal Haider, and today I am here to conduct this webinar on the behalf of Mr. Daniel Shokat. So, we have waited a lot. हमने काफ़ी इंतज़ार किया है और जितने अफराद भी तशरीफ़ ला चुके हैं, I think कि it's the time to start now. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे. And just to make sure कि my voice is loud and clear and you can understand me very well, so just let me know in the chat through your comments yes for the clarity in the voice, please. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Mubashir. Okay, so let's begin the webinar. Okay, so as you all know that we are here to differentiate between the traditional schooling and the homeschooling. ठीक है, तो ट्रेडिशनल स्कूलिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, सिलसिला कुछ इस तरह से है कि स्कूल्स जो हैं वो 12 साल लेते हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, बच्चों के, नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक। ठीक है, तो 12 साल लेने के बाद कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट, कोई भी एक ऐसी स्किल नहीं है जिसमें जो बच्चा है वो स्किल्ड हो, वो एक्सपर्ट हो, वो सीज़न्ड हो। बिल्कुल भी इस तरह नहीं होता। उसकी एक जो मेगा एग्ज़ाम्पल है, जो मैं अक्सर दिया करता हूँ, वो ये है कि 12 इयर्स स्कूल में स्पेंड करने के बाद, नर्सरी क्लास से लेके और 10th क्लास तक जो है, वो सिलसिला इतना लंबा चलाने के बाद, वो इंग्लिश की 12 डिफरेंट बुक्स वो पढ़ चुका होता है। बट इट इज़ क्वाइट अनफॉर्च्यूनेट and it is the like you can say that it is the biggest fault of this education system कि as soon as he passes the exams of the 10th class he is not able to speak confidently in English language with the native speakers। ठीक है, जब एक बंदा 12 साल इंग्लिश की डिफरेंट बुक्स पढ़ता है और उसके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन है जी, ये आपका इंग्लिश ए का लिटरेचर है, ये आपका इंग्लिश बी का ये जो लिटरेचर है, एसेस हैं, एप्लीकेशंस हैं, लेटर राइटिंग है, टेंसेस हैं, एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस हैं, stories हैं, poems हैं, this and that. A lot of vocabulary is injected in the brain of the kid. But unfortunately, वो 10th क्लास को पास करने के बाद सक्सेसफुली, कॉन्फिडेंटली और फ्लॉलेसली एंड फ्लुएंटली वो किसी के साथ भी बात करने के काबिल नहीं होता। तो आउटकम क्या निकला? आउटकम ये निकला कि ऑल द मनी, ऑल द टाइम, ऑल द एनर्जी हैज़ बीन वेस्टेड मिज़रेबली। तो जो मेजॉरिटी है स्कूल सिस्टम की, इट इज़ हेविली कमर्शियलाइज्ड। इट हैज़ ऑलवेज़ बीन हेविली लाइक यू कैन से द कमर्शियल सिस्टम। ठीक है? तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए, क्योंकि आप देख लें कि नेशन जो है वो एक ऐसे वर्ज पे है, एक ऐसे ब्रिंक पे है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैसिवली हिट कर रही है, वो ट्रेमेंडसली हिट कर रही है। उसका जो एक मेन चीज़ ये है कि हमारी कोई भी ओरिएंटेशन जो है वो एजुकेशन की है ही नहीं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। स्कूल पास करने के बाद हम लोग इंटरमीडिएट में जाते हैं और इंटरमीडिएट में भी हमारी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती। हम इंस्पायर होते हैं दूसरे लोगों से, या हम लोग ये देखते हैं कि जी किस इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो क्या है? कौन-सी जो इंजीनियरिंग है वो हमें जो है मतलब वो गल्फ़ कंट्रीज़ में या वो किसी जो है वो अमेरिका में या वो यूरोपियन कंट्रीज़ में उसकी जो सैलरीज़ हैं वो अच्छी होंगी। हम अपने एप्टीट्यूड को, अपनी प्रोक्लिविटी को, अपनी इन जो नेचुरल हमारी जो इंक्लिनेशन है, जो हमारे गट्स हैं, हम उनको बिल्कुल सेट असाइड कर देते हैं ऑल टुगेदर और हम इंस्पायर होते हैं, हम डर जाते हैं, हम सप्रेस कर देते हैं अपने नेचुरल टैलेंट को, अपने एप्टीट्यूड को और हम वो फ़ील्ड एडॉप्ट करते हैं, हम उस डिसिप्लिन के लिए ऑप्ट करते हैं जो बिल्कुल भी अलाइन नहीं करता हमारी जो नेचुरल जो टेंडेंसी है उसके साथ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में 4 साल स्पेंड करने के बाद ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है कि 60% ऑफ द ग्रेजुएट्स दे आर ऑल टुगेदर अनएम्प्लॉयड और बाकी जो 40% अप्रॉक्सिमेटली जो एम्प्लॉयड हैं वो उनमें से जो हैवी मेजॉरिटी है वो इर्रेलेवेंटली एम्प्लॉयड है। इसके बाद अगला सिलसिला ये है कि मैं ये आज हम लोगों ने ये जो प्रेज़ेंटेशन तैयार की है और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया आज कि हम कुछ जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेज़ेंटेशन और ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन की फ़ॉर्म में आपके साथ ये सारा कुछ शेयर कर सकें। सो वेलकम हियर। सो तो स्टार्ट करते हैं कि अपने बच्चे को शुरू से ही आपको सुपर प्रूफ आपको बनाना है। स्कूल्स आर स्टक इन द पास्ट, लेट्स गिव योर किड द अनफेयर एडवांटेज। स्कूल्स में अब जो एक लैग है, एक जो डिफरेंस है वो है 10 इयर्स का। यानी आपका जो स्कूल है वो इर्रेलेवेंट जो कंटेंट है वो बच्चे को पढ़ाता रहता है एंड इट कीप्स गोइंग ऑन। यानी जो उर्दू लिटरेचर है
जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। लेकिन एक 10 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, ही हैज़ नो डैम सिग्निफिकेंस, ही हैज़ नो डैम क्लू, ही हैज़ नो डैम आइडिया कि व्हाट इज़ बीइंग टॉट टू हिम, ठीक है? अब सपोज़ दैट हम ले लेते हैं शायरी को, उर्दू की शायरी को, और उर्दू की जो शायरी है, उसका पूरे जो 2 या 1 जो लेक्चर्स हैं, वो डेली बेसिस पे मतलब वो स्कूल्स में होते हैं, उसका एक अच्छा खासा, एक कंसिडरेबल उसका जो एक कंटेंट का जो साइज़ है, वो उसके एग्ज़ाम्स का पार्ट होता है, उसकी इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, यानी उसका वो जो सिलेबस है, वो उसका पार्ट होता है, लेकिन उसका आउटकम कुछ भी नहीं निकलता। ये ऑल टुगेदर इर्रेलेवेंट है आज की वर्ल्ड को देखते हुए। इसके बाद आप सेम इज़ द केस विद द इंग्लिश लाइक द पोएम्स एंड द स्टफ लाइक दैट, ठीक है? उससे भी कोई आपकी लर्निंग नहीं होती। उसके बाद आप आ जाइए सोशल स्टडीज़ के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये बच्चे को पढ़ाए जाते हैं मैट्रिक तक, इंटरमीडिएट तक, ठीक है? जिनका कोई भी जो है वो खातिर-ख्वाह आउटकम नहीं निकलता। और ये जो इर्रेलेवेंट कंटेंट है, ये पढ़ाया जाता है स्कूल्स की तरफ से 12 साल के लिए, नर्सरी क्लास से लेके 10th क्लास तक। जो रेलेवेंट कंटेंट है, लाइक जो इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इट इज़ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड थिंग इज़ कि जो साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, मेनली बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस। द थर्ड वन इज़ मैथमेटिक्स। और हमने इसके साथ जो इनकॉर्पोरेट किए 3 जो मॉडर्न हमारे ये जो हैं जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेल्स एंड साइकोलॉजी एंड फाइनेंस, कि दुनिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है ऑलरेडी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन, दे आर कन्वर्जिंग देयर एनर्जी, देयर टाइम एंड एवरीथिंग ऑन क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग द नेशन ऑफ द बिजनेसमैन। व्हेयरएज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी वही जो आउटडेटेड अप्रोच है कि हम लोग जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री लेंगे और हम मतलब हमें कोई ना कोई जॉब जो है वो हमें सिक्योर करनी है, वेदर इट इज़ रेलेवेंट टू आवर डिग्री और इट इज़ इर्रेलेवेंट टू आवर डिग्री, ठीक है? तो उस चीज़ में स्कूल जो है वो 12 साल आपके गुज़ारते हैं, आपको इर्रेलेवेंट जो कंटेंट है, जो सिलेबस है, दे कीप टीचिंग यू दैट इर्रेलेवेंट सिलेबस, ठीक है? और वो 12 साल लगा देते हैं। जो रेलेवेंट सिलेबस है, जो 6 सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी आपको गिनवाए हैं, वो जो 6 सब्जेक्ट्स हैं, विदिन 4 टू 5 years, all those 6 subjects could be taught to your kid with extreme transparency and with full clarity, ठीक है? अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है हर चीज़ की। हर बंदा जो है वो रेलेवेंटली और ऑन पर्पस चलता है। ये नहीं करते कि वो जो है मतलब वो अब लाइक पहले जो होता था कि एक बंदा एमए इंग्लिश भी कर लेता था, फिर वो एमए उर्दू भी कर लेता था, फिर वो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी कर लेता था और वो जो है काम वो कोई और करता था। तो जो 2-2 साल उसने स्पेंड किए मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर्स इन उर्दू लैंग्वेज, मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका कोई भी फ़ायदा ना हुआ। तो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए एक तो जो टाइम है उसमें एक रिडक्शन आ चुकी है बाय 50 टू 60%, और सेकंडली जो इर्रेलेवेंट कंटेंट है फॉर द टाइम बीइंग, मैं पोएट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लिटरेचर के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, लेकिन वो पढ़ाया जाना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया, वो जो 12 साल थे दे हैव बीन श्रंक टू 5 टू 6 इयर्स, और उसके बाद जो इर्रेलेवेंट कंटेंट है 50 टू 60% वो भी फ़िल्टर आउट कर दिया गया। तो तकद्दम का ये जो है ये एक मेन एडवांटेज है तकद्दम का। उसके बाद आप देखिए कि प्रॉब्लम्स विद द करंट एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम इज़ द रोte लर्निंग, ओवरथिंकिंग, लाइक जस्ट क्रैमिंग। एक रट्टा सिस्टम है कि, और ये मतलब आपको मुझसे ये चीज़ें बेटर पता होंगी कि साइंस का कोई भी जो चैप्टर है, वो बच्चे को उसकी सेलेक्टिव स्टडी करवाई जाती है कि बेटा ये पेपर में आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा, ये नहीं आएगा। और वो जो क्वेश्चंस हैं, वो उसको रटवाए जाते हैं। लाइक एक पैराग्राफ है व्हिच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 4 टू 5 लाइन्स, एंड द किड ही डज़न्ट हैव एनी डैम क्लू कि मतलब उसका मतलब क्या है, उसका जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, उसमें क्या कहा गया है, उस टॉपिक का, उस पैराग्राफ का जो कॉन्सेप्ट है, वो क्या है बिहाइंड द लेयर्स। उसको वोकैब्युलरी नहीं पता, वो जस्ट मिसप्रोनाउंस करके वो उसको रट्टा लगाता है और वो सुना देता है और उसकी जान छूट जाती है टीचर से। और वही जो है, वही मतलब सेम जो क्रैम्प्ड जो कंटेंट है, उसको वो रिप्रोड्यूस कर देता है एग्ज़ामिनेशन में। तो नंबर 1 प्रॉब्लम तो ये है कि मतलब ये एक जस्ट स्ट्रेस बढ़ रहा है उनका, उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ रही है, उनका जो फ़ियर ऑफ जजमेंट है वो इंक्रीज़ कर रहा है बाय ईच पासिंग डे। हमारा जो यहाँ पे सेकंड जो प्रॉब्लम है, वो हम लोग फ़ोकस करते हैं मार्क्स को, कि नंबर आने चाहिए,
जो मर्ज़ी हो जाए, आपको चीज़ का कॉन्सेप्ट हो, आपको उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन पता हो, आपको उसके बारे में कोई क्लैरिटी हो, ना हो, वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद ऑल दीज़ थिंग्स, वी जस्ट नीड द नंबर्स, वी जस्ट नीड you to sustain your percentage. हम सिर्फ मतलब हमारा भी ये जो एम्फेसिस है, हम भी इसी बात पे एम्फसाइज़ करते हैं अपने बच्चे को कि भाई आपने जो है वो अबव 90% और अबव 95% आपने सस्टेन करना है, अपनी आपकी जो परसेंटेज की जो स्टैंडिंग है। और बच्चे को कुछ आता भी है मतलब उसको अब सपोज़ दैट कि ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, ठीक है? अब वो बच्चा उसका रट्टा तो मार लेता है, लेकिन उसको कोई भी कॉन्सेप्ट उसके बारे में नहीं होता। जो मेजॉरिटी है बच्चों की उसको उनको पता ही नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो ये एक वो प्रैक्टिस है कि आप यानी बच्चे के ब्रेन के साथ खेलना, उसकी क्रिएटिविटी, उसके पोटेंशियल को डिटीरियोरेट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना। जो पोटेंशियल, जो एनर्जी बच्चे की फ़ोकस करवाई जाए जो जा सकती है, उसका सारा जो टैलेंट जो कॉन्सन्ट्रेट करवाया जा सकता है, उसके उस स्किल पे जो उसके एप्टीट्यूड के साथ अलाइन करता है, वो सारा पोटेंशियल हम वेस्ट करवा देते हैं 8 टू 10 जो इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट्स हैं, वो पढ़ाते-पढ़ाते। और इवेंचुअली क्या होता है 10th क्लास वो कर लेता है, आता-जाता उसको कुछ भी नहीं है। ना वो जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में परफॉर्म करने के काबिल है। आप उसको कोई घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तो वो भी वो परफॉर्म करने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और एकेडमिक्स में भी जिसमें उसने 12 साल लगाए हैं, उसकी कोई एक्सीलेंस उसकी डेवलप नहीं होती। देयर इज़ ज़ीरो एक्सीलेंस, देयर इज़ नो एक्सीलेंस व्हाटसोएवर। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन इग्नोर्ड ऑलटुगेदर। कॉन्फिडेंस में आप देख लें कि आप उनको किसी भी पोडियम के ऊपर आप उनको खड़ा कर दें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आप उनको जो है वो बिठा दें और आप उनको कहें कि यू नीड टू एड्रेस द 20 टू 30 पीपल एंड यू नीड टू कन्वे दिस काइंड ऑफ मैसेज टू देम विद ऑल क्लैरिटी, तो वो भी ठीक तरह से अपनी बात को आगे कन्वे नहीं कर सकते। जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं किया जाता। क्योंकि हमारा जो स्कूल सिस्टम है, वो इस तरह से है कि एक लेक्चर होता है, 1 घंटे का या 45 मिनट्स का टीचर आता है और टीचर आके क्या सिलसिला शुरू कर देता है, बस वो और अनफॉर्चुनेटली विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल द टीचर्स के टीचर्स को भी अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो फुल ग्रिप नहीं होती। और ये एक फैक्ट है विद ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जिसको कहीं जॉब नहीं मिलती, जो एडवेंचर करता रहता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर दुनिया में, जो हर जगह से फेल हो जाता है, वो फिर आके टीचिंग को अडॉप्ट कर लेता है फॉर द टाइम बीइंग टेम्परेरीली। ठीक है? और वो भी एक टॉपिक को तैयार करके कभी आता है कभी नहीं आता, और वन साइडेड यूनिलेटरल ये डायलॉग होता है क्लास के अंदर। As long as this dialogue is not going to be bilateral, we cannot improve the communication skills of the kids. क्योंकि जब एक टीचर आएगा, वो सपोज दैट उसने पीरियोडिक टेबल के ऊपर उसने कोई लेक्चर आज डिलीवर करना है, तो एक तो टीचर का टेरर इस तरह का होता है कि कोई बच्चा भी डर के क्वेश्चन करता ही नहीं है। और कोई बच्चा क्वेश्चन क्यों करेगा जब किसी बच्चे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एंड दे टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि बस ठीक है जी, पढ़ाया जा रहा जो है बस ठीक है, दैट इज ऑल। ठीक है? तो कुछ बच्चे जो बहुत ज़्यादा यानी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो क्यूरियस होते हैं, अगर वो सवाल करें भी, ईदर दे आर इंसल्टेड और दे आर गिवन अ शट अप कॉल। ठीक है? ये बहुत ही सेल्डमली, बहुत ही रेयरली होता है कि किसी भी बच्चे को कंस्ट्रक्टिवली, पॉजिटिवली और सफिशिएंटली, इफेक्टिवली उसके क्वेश्चन को एड्रेस किया जाए बाय एनी टीचर। ये बहुत कम होता है। तो कॉन्फिडेंस को सब्जुगेट किया जाता है, इसको सप्रेस किया जाता है और इसको दबाने की कोशिश की जाती है। ऑल्दो अनइंटेंशनली, यानी कोई भी टीचर नहीं चाहता कि मैं बच्चों का बेड़ा गर्क करूं, लेकिन जो प्रैक्टिस वो अडॉप्ट करते हैं एंड दे कीप लाइक दे कीप adhering टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द ट्रेडिशनल स्कूलिंग, ठीक है, उसमें जो है वो बच्चे का ये जो रॉ पोटेंशियल है कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से, ये भी बर्बाद होके रह जाता है। अब जो चौथी प्रॉब्लम है वो है जीरो एक्सपोजर टू मनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल वर्क। अब सिलसिला कुछ इस तरह से है कि आप जितने भी बड़े-बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जितने भी बड़े-बड़े जो बिज़नेस टाइकून्स हैं, हम ज़्यादा दूर की मिसाल नहीं देते। हम मिसाल देते हैं मलिक रियाज़ साहब की, हम मिसाल देते हैं मियां मंशा साहब की, हम मिसाल देते हैं इंडिया में मुकेश अंबानी की, अडानी की, रतन टाटा की। जब आप इनकी बायोग्राफ़ीज़ को एक्सटेंसिवली डिटेल में जब आप पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज़ सबके अंदर एक कॉमन मिलेगी कि इन द टीन एज उनका जो एक्सपोज़र था उनके पेरेंट्स ने वो फाइनेंस के साथ करवा दिया था, कि पैसा कमाया किस तरह जाता है और पैसे को सेव किस तरह किया जाता है, और एक जो वाइज़ इन्वेस्टमेंट है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरह से की जाती है। मार्केट की जो सेंस है बिजनेस के हवाले से, कोई भी सपोज दैट कोई भी अगर एक एक प्रोफेशनल है, सपोज दैट एक डेंटिस्ट है, वो अब एक डॉक्टर है, ठीक है?
अब उसने अपना जो क्लिनिक है या अपना हॉस्पिटल अब उसने एस्टेब्लिश करना है, तो वो किसी ऐसे पॉइंट पे तो नहीं करेगा जहाँ पे मतलब उसको पेशेंट्स की पेशेंट्स की जो ट्रैफ़िक है, पेशेंट्स का उन पेशेंट्स का जो इन्फ्लक्स है वो उसको बहुत ज़्यादा कम मिले। अब इस तरह तो नहीं होता, ठीक है? अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अब नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, अब उसको देखना पड़ेगा कि कौन-सा एक सिटी में कौन-सा ऐसा जो कमर्शियल एरिया है स्पेसिफिकली मतलब जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे पाए जाते हैं या ऐसा जो स्पॉट है, ऐसी जो लोकेशन है जो ईज़िली एक्सेसिबल है टीथ के पेशेंट्स के लिए, ठीक है? उसके अलावा फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टीम हायरिंग करनी टीम को उसको हायर करना पड़ेगा। उसको अपना बजट बनाना पड़ेगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट कितना कर रहा हूँ और मुझे जो टर्नओवर है वो कितना होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ठीक है? तो जो है ना, ये जो फाइनेंस है या ये जो बिज़नेस की ये जो सेंस है, ये ईच एंड एवरी प्रोफेशन में इक्वली इम्प्लीमेंटेबल है, ठीक है? क्योंकि मतलब जब हम लोग कॉल्स कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा जो पेरेंट्स थे वो पूछ रहे थे कि बेटा एक बंदा जो है वो डॉक्टर बनता है, एक बंदा जो इंजीनियर बनता है, ठीक है? तो उसको बिज़नेस की सेंस की क्या ज़रूरत है? तो हमने बड़ा रिस्पेक्टफुली इस चीज़ का आंसर दिया था कि एक जो डॉक्टर अपना क्लिनिक बनाता है, अपना हॉस्पिटल बनाता है, तो ये बहुत बड़ा बिज़नेस होता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ ही डज़ नॉट हैव द क्लियर सेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ बिज़नेस, ही कैन नॉट रन अ हॉस्पिटल, ठीक है? लेट अलोन कि मतलब वो बहुत बड़ा कोई बिज़नेस जो है वो खोल लेगा। मतलब वो एक छोटा-सा क्लिनिक भी नहीं बना सकता, जब तक उसको बिज़नेस की जो है वो बिल्कुल एब्सोल्यूट सेंस नहीं है, एक जो सफिशिएंट सेंस है वो उसको नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि आप किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसी भी बिज़नेस को आप इलॉन मस्क की आप देख लें बायोग्राफी, आप जेफ बेज़ोस को देख लें, लैरी एलिसन को आप देख लें, ठीक है? या बिल गेट्स को देख लें, तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइव्स उनको जो एक्सपोज़र था मनी का, अर्निंग्स का और फाइनेंस का, ये उनको हो चुका था। और अभी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, ये वो चीज़ है जो कि जिसका एक बूम है, जिसका जस्ट स्कोप नहीं है, जिसका बूम है, ठीक है? तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जो बंदा वेल अवेयर नहीं होगा, वेल फ़ैमिलियर नहीं होगा और जो बंदा इसमें एक्सपर्ट नहीं होगा, वो आने वाले 15-20 सालों में कंप्लीटली इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और सॉरी टू से विद ऑल रिस्पेक्ट, वो ही विल बी कंसिडर्ड एज ए बर्डन और लाइबिलिटी ऑन द प्लेनेट, ठीक है? क्योंकि दुनिया में मतलब जो 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 रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग, रैपिडली चेंजिंग जो ट्रेंड्स हैं, उनके साथ हम लोग, हमारी जो नेशन है वो अलाइन कर ही नहीं सकती एज लॉन्ग एज वी आर नॉट रेडी टू चेंज आवर सेल्व्स, ठीक है? तो जो चेंज है वो बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे आना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पे हमें एजुकेशन को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आई होप कि ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, they have been conveyed by me in a good manner. Okay, so here we do have a graph. So यहाँ पे एक कंपैरिजन है कि स्कूल्स का जो फोकस है वो किन ट्रेड्स के ऊपर है, वो किन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है, वो किन प्रॉपर्टीज के ऊपर है, वेयर एज what is actually required or needed in the real world. तो एज इट कैन बी सीन फ्रॉम हियर, अब ये देखिए कि जो स्कूल का फोकस है उसको हमने यहाँ पे प्रेजेंट किया है स्काई ब्लू कलर से, और जो एक्चुअल नीड है दुनिया की, जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है इस वक्त मार्केट की या पूरी दुनिया की, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है ग्रीन कलर से। अब नंबर वन जो है वो आता है मेमोराइजिंग, ठीक है, चीज़ों को याद करना। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग आज वो उस एरा में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, इट्स बिन ओवर 20 years वी हैव एंटर्ड द एरा कि हमें आज कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल जस्ट ऑन वन क्लिक, ठीक है? एवरीथिंग इज़ अवेलेबल अवे एट द डिस्टेंस अवे फ्रॉम वन क्लिक, ठीक है? तो ये है कि आज आपको चीज़ों की सेंस होनी चाहिए, चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। आज वो दौर है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए और वो स्किल डेवलप होनी चाहिए कि आप चीज़ों को ठीक तरह से पुल ऑफ मतलब आप कर सकें, ठीक है? तमाम जो कंटेंट है, तमाम जो डाटा है, वो सर्वर में मौजूद है, ठीक है? वो चैट जीपीटी को आप देख लें, आप डीप सीक को देख लें, आप ग्रॉक को देख लें, ठीक है? आप गूगल को देख लें, आप ओपन एआई को देख लें, हर चीज़ आपके वन क्लिक पे, एक प्रॉम्प्ट पे मौजूद है। तो कोई चीज़ भी आपको आज याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज की जो डेफिनिशन है, उसकी जो मॉडिफिकेशन है, वो इस तरह से हुई है कि आज वो बंदा हैंडसमली सर्वाइव करेगा जिसको चीज़ों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना आता है, जिसकी एनालिटिकल जो एबिलिटीज़ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हैं, जिसको चीज़ का एनालिसिस करना आता है, चीज़ को एनालाइज़ करना आता है, चीज़ को डिस्टिंग्विश करना आता है और फिर उसके बाद उसको प्रॉपरली एक प्लान बना के उसको एग्ज़ीक्यूट करना आता है। डाटा अवेलेबल है, आज कुछ भी आपको नोट डाउन करने की खुद से और याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल्स में क्या है, आपकी जो बुक्स हैं, वो स्टैग्नेंट बुक्स हैं।
उनका एक जो मोड है वो रिटार्डेड है, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। और आप देख लें कि 1992 से, आई थिंक 1992 या 1993 से आपका जो 80%, 80 टू 85% जो सिलेबस है, इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड। तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। स्कूल्स में अब जो मेमोराइजिंग है वो उस पे फोकस किया जाता है 90%, वेयर एज़ जो रियल वर्ल्ड में जो याद रखना, चीज़ों को मेमोराइज़ करना, वो जस्ट रिक्वायर्ड है 10 टू 15%। ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, बहुत बड़ा एक जो है ये एक डायकोटोमी है बिटवीन द स्कूल सिस्टम, द ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम एंड बिटवीन द रियल वर्ल्ड। अच्छा, ये कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, तो ये काइंडली आप ज़रा मुझे वुड यू प्लीज़ लेट मी नो कि ये क्या सबके साथ प्रॉब्लम है या अब्दुल रहीम साहब आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है? अच्छा, ये रऊफ़ मुबश्शिर साहब कह रहे हैं कि आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है, जबकि अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही और ये एआईडी सैलून वाले भी कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। let me adjust this. Let me adjust this. Just give me a few minutes, please. There is a disruption, I think. Let me fix this problem. ओके सो क्या आप मुझे बताएँगे, अच्छा जी, आप मुझे बताएँगे कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, ये मिस्टर मुबश्शिर ने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। क्या मुझे बाकी भी ज़रा बता देंगे प्लीज़ ज़रा फ़ौरन? हमें नहीं आ रही, अच्छा ये अब्दुल रहीम साहब फरमा रहे हैं कि हमें नहीं आ रही। अब्दुल रहीम साहब काइंडली आप ज़रा देखेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो सारा ठीक है? आप ज़रा देखेंगे प्लीज़ एक दफ़ा? अच्छा, आवाज़ बिल्कुल ठीक है अब। अच्छा, वी हैव 4 पर्सन्स राइट नाउ एंड इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर द अदर पर्सन कि मतलब वो अभी तक नहीं तशरीफ़ लाए और उन्होंने अभी मौका नहीं दिया हमें, जबकि इतना कुछ मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ये है कि जब वो अफ़राद तशरीफ़ लाएँगे, मैं इस चीज़ को जो है वो रिवाइज़ कर सकता हूँ, बट इट इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट फॉर मी कि सब कुछ वो है, वो उसी पोटेंशियल, उसी एनर्जी के साथ दोबारा मैं बता सकूँ। आवाज़ ठीक है। चलें, ठीक है जी। हम कहाँ पे थे जी? हम रिज़्यूम करते हैं, लेट्स रिज़्यूम। 1 मिनट है जी। ओके। सो जो नेक्स्ट ट्रेट है वो है ओबीडियंस का, ओबे करने का। इन आवर हम्बल ओपिनियन और एक जो यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट आपकी ओबीडियंस के जो हकदार हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। सबसे ज़्यादा ओबीडिएंट आपको अपने पेरेंट्स का होना चाहिए, नंबर 2 आपको अपने टीचर्स का ओबीडिएंट होना चाहिए। लेकिन स्कूल जो है वो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर इंड्यूस करते हैं कि आप ओबीडिएंट होते हैं जस्ट अपने बॉस के। आपकी जो वर्क प्लेस है, आपका जो ऑफ़िस है, वहाँ पे आप सिर्फ़ अपने बॉस से डरते हैं, जबकि ये देखने में आता है कि पाकिस्तानी नेशन के अंदर मोर देन 5% जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, दे आर नॉट रिस्पेक्टफुल और ओबीडिएंट टू देयर पेरेंट्स, देयर एल्डर सिब्लिंग्स और देयर टीचर्स, ठीक है? तो ये एक जो सिलसिला है ना कि आपको सिर्फ़ एक वो जो रोग किस्म का एक जो मिलिट्री कल्चर है, लाइक आर्मी में तो वो जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है कि मतलब आपने जंग लड़नी होती है, आपको वहाँ पे ख़ास तरह का एक जो स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन है वो चाहिए। लेकिन स्कूल में अनइंटेंशनली एंड इन अ वेरी नॉन डिलिबरेट वे ये चीज़ें आपके अंदर इंड्यूस कर दी जाती हैं कि बस आपने चुप रहना है एंड व्हाटएवर इज़ ordered to you, whatever instruction is given to you, you are just supposed to follow. You are just supposed to follow that instruction blindly. आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। यही जो प्रोग्रामिंग है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, ये फिर एक्सटेंड होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। इवन जब आप अपनी 30s, 40s, 50s, 60s जब आप अपनी रिटायरमेंट के करीब होते हैं, तो रिटायरमेंट के करीब जाके भी आपके माइंड में एक लाइक आपका एक जो सबकॉन्शियस डिज़ाइन होता है हमारा, वो इस तरह का हो चुका है भाई ब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ठीक है? व्हाटएवर इज़ डिसाइडेड और डिज़ाइन्ड बाय द अथॉरिटीज़ इज़ नॉट क्वेस्शनेबल। वो क्वेस्शनेबल नहीं है, आप उसको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये चीज़ फिर जन्म देती है हेवी एक्सप्लॉइटेशन को। यानी फिर लोग आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, 3-4 अफ़राद आ जाएँगे, वही एक जो कैपिटलिस्ट एक जो माइंडसेट है, एक जो कैपिटलिज़्म में मतलब एक जो होता है जिसके अगेंस्ट कार्ल मार्क्स ने जो था जो सोशलिज़्म का और कम्युनिज़्म का एक जो दिया था एक नज़रिया इसकी रेफ्यूटेशन में, ठीक है? फिर इस तरह से फिर होता है, ठीक है? तो उसकी भी जो एक बहुत बड़ी जो बुनियादी वजह है, वो स्कूल सिस्टम में आपके माइंड की इंडोक्ट्रिनेशन है। इस तरह से कि बस आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको जस्ट ओबे करना है अपने बॉस को, अपने लीडर को और आपको क्वेश्चन नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है ये भी। तीसरी चीज़ आ जाती है क्रिएटिविटी। स्कूल्स में यहाँ पे ग्राफ तो बनाया गया है जिसमें शो किया गया है कि जो क्रिएटिविटी है इट इज़ फोकस्ड अपॉन अराउंड 30% जबकि मैं इससे एग्री नहीं करता।
जो क्रिएटिविटी है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है? तो इसको ये होना चाहिए था ये आई एम रियली सॉरी, आई डू अपोलोजाइज़ टू एवरीवन कि ये हमारी मिस्टेक है, जो क्रिएटिविटी है स्कूल्स में वो 0% है, ठीक है? व्हेयरएज़ इन द वर्ल्ड द क्रिएटिविटी इज़ रिक्वायर्ड 100%, ये अगेन एक मिस्टेक है। तो इसके लिए मैं अगेन अपोलोजाइज़ करता हूँ, एज़ फार एज़ द क्रिएटिविटी इज़ कंसर्न्ड, इट इज़ रिक्वायर्ड इन द रियल वर्ल्ड बाय 100%, व्हेयरएज़ इन द स्कूल इट इज़ टॉट बाय 0%। ये होती नहीं है, बल्कि ये नेगेटिव में है। ये 0 में भी नहीं है, ये फिर जो नंबर लाइन है, ये फिर वो नेगेटिव में चला जाता है। इसके बाद है अडैप्टेबिलिटी, अडैप्टिंग, ठीक है? कि अपने आप को ढालना, अपने आप को जो है वो सर्कमस्टांसेस के मुताबिक, किसी भी सर्कमस्टेंशियल कंडीशन के मुताबिक जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म करना, अपने आप को लाइन अप करना, ठीक है? स्कूल्स में जो है वो अगेन उसका जो फ़ोकस वो 10 टू 20% है कि मतलब अडैप्टेबिलिटी वही है। डेली एक ही रूटीन है, एक ही पैटर्न है, एक ही चीज़ है, एक ही प्रैक्टिस है, एक ही साइकिल है और वो बहुत ज़्यादा विशियस साइकिल है, जिससे आप फिर सारी ज़िंदगी के लिए बाहर नहीं आते, ठीक है? तो अडैप्टेबिलिटी जो है वो स्कूल में ज़ीरो है। व्हेयरएज़ इन द रियल वर्ल्ड आपको एंटरप्रेन्योरशिप में डेली अपने आप को चेंज करना पड़ता है विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो 4 रिक्वायरमेंट्स हैं दुनिया में या ये जो 4 एट्रिब्यूट्स हैं, इनमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। दे आर डायमेट्रिकली अपोज़्ड टू ईच अदर एज़ फार एज़ स्कूल्स एंड द रियल वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड। ठीक है? इसमें आप देख लें कि स्कूल ट्रीट्स मी लाइक अ रोबोट, ठीक है? एक रोबोट ही है ना एक बच्चा, मतलब डेली बेसिस पे एक डायरी होती है जो उसको लिखवा दी जाए कि भाई ये आपके टास्क्स हैं और यही टास्क आपने करने हैं और यही टास्क विद ऑल रिस्पेक्ट उसके वालिद साहब ने और उसके दादा जान ने सब कुछ वही किया होता है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग आज भी वही हैं, आज भी वही हैं हम लोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई, कोल्ड वॉर भी खत्म हो गई, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, ठीक है? क्या कुछ हो गया, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम जो है वो ब्रेक्सिट से निकल गया, ठीक है? ट्रेंड्स चेंज हो गए, मार्केट बदल गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, ठीक है? बहुत बड़े-बड़े जो कंप्यूटर्स थे, उनका साइज़ जो है वो रिड्यूस होके कहाँ से कहाँ चला गया, स्मार्ट वर्किंग आ गई, हार्ड वर्किंग को रिप्लेस कर दिया स्मार्ट वर्किंग ने। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली 1992 से हम स्टक हैं बैडली उसी चीज़ में कि हम लोग अपना आप नहीं बदलेंगे। जो मर्ज़ी हो जाए हम लोग वही करेंगे, बस व्हाटएवर इज़ टोल्ड टू अस टू डू। Okay, so let's move to the next slide. I hope okay, this has been explained very well by me. अच्छा जी। अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं कि अब उनको आवाज़ आ रही है, तो ठीक है, इट इज़ गुड टू नो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक कंपैरिज़न है बड़ा स्मॉल सा, एक एक लाइक देयर इज़ अ लिटिल कंपैरिज़न, स्मार्ट वर्सेस फ्यूचर रेडी, ठीक है? अभी हमारे पास एक जो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है ना कि अ व्हाट डज़ अ स्मार्ट पर्सन हाउ डज़ अ स्मार्ट किड लुक लाइक, वो ये है कि भाई हमें ये होता था कि जो बच्चा जिसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद हैं, रिगार्डलेस ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि जो बच्चा जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद हैं, जिसको पता है कि जी मतलब उस चीज़ की डेफिनेशन क्या है, उस चीज़ का जो फ़ॉर्मूला है वो क्या है, लाइक एफ इज़ इक्वल टू एमए और एफ इक्वल्स जी एम1 एम2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है? इस तरह के जो फ़ॉर्मूलाए हैं वो याद हैं हमें, मतलब जिस बच्चे को, और मुझे इतनी डेफिनेशंस याद हैं, मुझे इतने ये जो पैराग्राफ्स हैं वो याद हैं, मुझे तो इतने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो याद हैं, ठीक है? तो मैं तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हूँ। जबकि ये जो है ये स्मार्टनेस नहीं है बिल्कुल भी, ये आप अपने ब्रेन का मिसयूज़ आप कर रहे हैं। आप अपने ब्रेन के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हैं, उन चीज़ों को मेमोराइज़ करके व्हिच आर नॉट नेसेसरी, ठीक है? अब स्मार्टनेस का यहाँ पे मतलब था जी गुड मेमोरी, ठीक है? व्हेयर एज़ जो फ्यूचर रेडी के लिए जो स्मार्टनेस हमें चाहिए उसका मतलब है अडैप्टेबिलिटी। आपको डेली बेसिस पे नई चीज़ें सीखनी है और आपको फ़िल्टर आउट करना है। जो चीज़ें आपके काम की अब नहीं हैं दुनिया के हवाले से, जिनसे ना आपके वजूद को कोई फ़ायदा है, ना फिर आपके वजूद से दुनिया वालों की कोई खिदमत हो सकती है। वो चीज़ें आपको छोड़नी है। यू आर सपोज्ड टू रिलिंक्विश और अबैंडन ऑल दोज़ थिंग्स व्हिच आर नो लॉन्गर रेलेवेंट, ठीक है? इसके बाद आप देख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्विंग बीट्स टॉप ग्रेड्स, ठीक है? अब एक चीज़ है, सपोज़ दैट कि फिज़िक्स का एक फ़ॉर्मूला है, उसकी बेस पे एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है और एक बच्चा है जो बुक में जो न्यूमेरिकल था, उसकी जो वैल्यूज़ थी, उस 5-6 दफ़ा, 10-15 दफ़ा उसने उसकी प्रैक्टिस की और उसको वो प्रैक्टिस कर कर के वही जो न्यूमेरिकल है वो पेपर में आ गया और वही जो है वो उसने कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। तो इसमें क्या है? मतलब इसमें जो एक अचीवमेंट क्या एक हुई? यानी इसमें जो अकम्प्लिशमेंट है वो क्या हुई?
जो आपने एक रट्टा लगाया था और आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया था, आपने अपने ब्रेन को कंडीशन किया था कि भाई ये 2 का यहाँ पे स्क्वायर आएगा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको जो है वो आयोटा के साथ मतलब ये कर देंगे, ये करके आपको कुछ नहीं पता कि उसको वो 2 का स्क्वायर वहाँ पे क्यों लेंगे। उसका जो बैक एंड मैकेनिज्म है कि आप उसको वहाँ पे 2 का स्क्वायर आप क्यों ले रहे हैं, या आप उसको जो है वो डिवाइड रेडियस के साथ क्यों कर रहे हैं, या आप उसका जो एंगल है, आप उसका साइन क्यों ले रहे हैं, ठीक है? मतलब उसकी जो साइनोसॉइडल वेव है, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही नहीं है आपके बच्चे को, ठीक है? या हमारे बच्चे को मतलब कुछ भी नहीं पता उसको। तो ये कोई भी अचीवमेंट नहीं है। एक चीज़ को उसने प्रैक्टिस कर के रिप्रोड्यूस कर दिया जाके पेपर में, तो ये एक फेलियर ही है, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली our kids are proud to just reproduce the crammed knowledge in the examination. ठीक है? तो अभी देख लीजिए कि एक बच्चा जिसकी वो प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उसको उस फॉर्मूला की उसको डेरिवेशन आती है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको पता है कि ये इससे रिलेटेड, इससे रेलेवेंट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए पेपर में, तो उसको मैंने सॉल्व किस तरह से करना है। तो वो उस न्यूमेरिकल को एट द स्पॉट बहुत अच्छी तरह से रिज़ॉल्व करके उसका एक अच्छा आंसर निकाल सकता है। ठीक है? तो अगेन वही कि जो रॉट लर्निंग है, जो जो क्रैमिंग है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा नीचे जा चुकी है और इट इज़ गोना बी इर्रेलेवेंट ऑलटुगेदर। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है, इसको एनहांस करना पड़ेगा। अब ये मजबूरी बनती जा रही है। फोर्थ थिंग इज़ दैट कम्युनिकेशन बीट्स साइलेंट इंटेलिजेंस, ठीक है? अब एक जो साइलेंट इंटेलिजेंस है, उससे मुराद ये है कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, सपोज़ दैट आपको ये कह दिया गया जी कि आप जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन आप याद करें और इसकी ये थोड़ी-सी ये जो एक्सप्लेनेशन है, वो आप याद करें। या आपको कह दिया गया कि एक फिनोमेना है केमिस्ट्री का इवेपोरेशन, कि पानी जो है वो अपनी सरफेस को किस तरह से छोड़ता है, वो पानी इवेपोरेट किस तरह से होता है, ठीक है? ये इवेपोरेशन की बेटा ये है डेफिनेशन है और इसके ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है? जिनके ऊपर जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, वो बढ़ता है या कम होता है, लाइक उसमें सरफेस एरिया है, उसमें वोलेटिलिटी है, मतलब जो भी है सिलसिला, वो आप उसको याद करें। अब बच्चा जो है वो रट्टा मारता रहेगा, उसको नहीं पता कि सरफेस एरिया के बढ़ने से, कम होने से इवेपोरेशन के ऊपर जो है वो अल्टीमेट जो इफेक्ट है वो क्या आता है। उसको ये नहीं, मतलब उसको पता ही नहीं है कि जो सरफेस एरिया है वो किस तरह से अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। अब वो रट्टा मारता जा रहा है, रट्टा मारता जा, और रट्टा मार के उसने क्लास में भी सुना दिया, वही उसने उठा के रिप्रोड्यूस कर दिया पेपर में। तो उसका ये इसमें अचीवमेंट क्या हुई? इसमें इंप्रूवमेंट क्या हुई? उसको तो पता ही नहीं है। अगेन उसको इतनी मेहनत करके, रट्टा लगा के, इतनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, फिर भी उसको ही डजंट हैव एनी डैम क्लू कि मतलब व्हाट इवेपोरेशन इज, ठीक है? जबकि एक जो बच्चा जो कम्युनिकेट करेगा अपने टीचर के साथ, वो इवेपोरेशन के फिनोमेना को डिस्कस करेगा। एक बायलैटरल जो है एक कन्वर्सेशन होगी, ठीक है? एक बायलैटरल डायलॉग होगा। टीचर उसको बताएगा कि बेटा जब पानी ज़मीन पे फेंकते हैं और पानी फैल जाता है, उसका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। फिर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ के सरफेस को छोड़ते जाते हैं। वोलेटिलिटी स्टार्ट होती है, ठीक है? और जो है मतलब वो इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है? और जो वोलेटाइल जो लिक्विड्स हैं, लाइक पेट्रोल है, लाइक वाटर है, ठीक है? जिनमें जो फ्लूइडिटी है वो ज़्यादा है, वो जल्दी इवेपोरेट होते हैं, दे आर लाइकली टू इवेपोरेट अ बिट फास्टर। और जिनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, लाइक हनी है, लाइक मिल्क है, ठीक है? वो देर से इवेपोरेट होते हैं क्योंकि वो अपने बॉन्ड्स जल्दी ब्रेक नहीं करते। अब जब इस तरह की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी बच्चे को अच्छी तरह से और ये एक बायलैटरल कम्युनिकेशन होगी, तो उसका जो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर होगा। फिर वो अपने अल्फाज में, जब उसकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइडेड, कंडीशनल ये है कि उसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी अच्छी होगी, तो अपने अल्फाज में वो ज़्यादा अच्छी तरह से इवेपोरेशन को बयान कर सकेगा पेपर में। तो दिस इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन द रियल वर्ल्ड नाउअडेज़। So let's move to the next slide. अब ये अगेन हमारे पास दो ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हैं, ये जो रिप्रेजेंटेशंस हैं हमारे पास। अच्छा, काइंडली मुझे आप ये ज़रा बताएंगे कि सो फार जो है मतलब क्या मैं जो भी आपसे अर्ज कर रहा हूँ, क्या मैं अपना मैसेज कन्वे कर पा रहा हूँ क्लैरिटी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ? ये ज़रा मुझे जल्दी जल्दी ज़रा ये नज़र बताइएगा प्लीज़, ये ज़रा चैट के अंदर, मतलब जो भी मैंने अर्ज किया अब तक, डज इट मेक सेंस और नॉट? आई एम वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच। ये मिस्टर रऊफ मुबशिर साहब हैं, ये कह रहे हैं बिल्कुल समझ आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ओके, वेटिंग फॉर द अदर गाइस। आई थिंक पीपल आर बिजी। एनीवेज, ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। आगे ये हमारे पास दो ग्राफ्स हैं। एक जो फर्स्ट ग्राफ है ये हमारे पास है द स्पीड ट्रैप। स्पीड ट्रैप का भी ये सिलसिला है कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं
they are slow, artificial intelligence is fast. And if we wait for the schools to catch up, it will be too late. ठीक है? Suppose that कि अब जो हमारी books हैं, as I mentioned earlier कि 1992 से they have not been updated, they have not been reviewed, ठीक है? तो उनको ना देखा गया, ना उनकी कोई छान-फटक हुई, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है? मतलब वो किसी भी गवर्नमेंट ने अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे तवज्जो ही नहीं की। जो एक फाउंडेशन थी हमारी नेशन की एजुकेशन, ठीक है? उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं की गई। यानी ये इनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल ही नहीं है। जो एजुकेशन है, ये इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है। अभी जो रीसेंट चेंजेज़ हुए ना जो सिलेबस में लाइक ये जो केपीके के अंदर, जो पंजाब के अंदर, आप उन चेंजेज़ को भी देख लीजिए, उनमें से कोई एक भी जो चेंज है, वो बिल्कुल भी कंस्ट्रक्टिव या पॉजिटिव या प्रोडक्टिव या प्रोग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी। वो बंदे के अंदर कोई क्रिएटिविटी, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, उसको इंड्यूस नहीं करता, ठीक है? दैट इज़ व्हाई जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो फिर ओ लेवल्स की तरफ, ए लेवल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पे एक अनसीन पेपर आता है, बच्चे को सिर्फ जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है मतलब वो एक सिखाया जाता है और उसको सीज़न किया जाता है बच्चे को। उसको जो है वो ट्रेन किया जाता है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और बिल्कुल ओ लेवल्स का, ए लेवल्स का जो एग्ज़ाम है, वो अनसीन होता है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास, टू क्वालिफाई फॉर आवर किड्स, क्योंकि उनको आदत पड़ी होती है 8th क्लास तक जो है वो क्रैमिंग की, रट्टा सिस्टम की। दैट इज़ व्हाई दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई द ओ लेवल्स एज़ मच ईज़ियर एज़ द अदर पर्सन्स आर। तो अभी आप ये देख लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जो मॉडर्न जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, एनॉर्मस है, इमेंस है। व्हेयरएज़ जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उनका ये स्लाइट सी ग्रोथ होगी और ये भी स्टैग्नेंट है ऑलमोस्ट, ये भी रिटार्डेड है उल्टा, ठीक है? मैं इसे भी खैर मैं एग्री नहीं करता। जो सेकंड हमारा जो है कि एक जो नॉर्मल किड है और एक जो हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन का हमारा जो आइडियल किड है, जिसको हम तकद्दम किड कहते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? ये एक स्पाइडर का एक है ये वोवन एक जाल लाइक जिसके थ्रू हमने उनके जो एट्रिब्यूट्स हैं उनको शो करना चाहा। एक जो नॉर्मल किड है जिसको आदत पड़ चुकी है सिर्फ़ जो है क्रैम करने की चीज़ों को, उसका प्राइम फ़ोकस है मेमोरी और टेस्ट्स को जो है वो जस्ट क्वालीफाई करना। और बाकी जो उसके एट्रिब्यूट्स हैं लाइक उसकी जो टेक स्किल है, वो बिल्कुल जो है ज़ीरो पे है, ठीक है? उसकी जो मनी लॉजिक है, फाइनेंस की उसको जो सेंस है, उसका जो एक्सपोज़र है बिज़नेस का या दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है? या मुझे अगर दुनिया में सर्वाइव करना है, मुझे अगर दूसरे इंसानों को अगर मुझे सर्व करना है, तो मुझे अपने आप को किस तरह से बिल्डअप करना है, ये जो उसका है ना मनी लॉजिक में, ये भी इसका आप देख लें बिल्कुल जो है ये क्लोज़ टू ज़ीरो है इसका। उसके अंदर जो एम्पैथी है, दूसरों के लिए जो हमदर्दी है, जो नरमी है, जो पॉज़िटिव थिंकिंग है कि वो लेग पुलिंग ना करे, वो जेलसी का शिकार ना हो, वो टॉक्सिसिटी का शिकार ना हो, ठीक है? वो जो है मतलब इस तरह की उसकी एक नेगेटिव उसका जो कैरेक्टर है वो बिल्डअप ना हो, ये भी उसका बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। स्पीकिंग पावर अगेन वो क्लास में बोलता ही नहीं है कभी, वो तो हिचकिचाता है, वो तो हेजिटेंट है, वो तो हेजिटेट करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हुए क्योंकि उसको डर है। ही इज़ ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड बाय द टीचर एंड बाय द पीयर्स, बाय द फेलो स्टूडेंट्स कि कहीं उसको मॉक ना किया जाए, उसको रिडिक्यूल ना किया जाए, उसका मज़ाक ना उड़ाया जाए, तो वो बोलता ही नहीं है। व्हेयरएज़ हमारा जो आइडियल किड है, जिसका ख्वाब हमने देखा, उसकी जो टेक स्किल्स हैं, वो एक्सट्रीम पे होंगी, वो पीक पे होंगी। उसकी जो मनी लॉजिक है, वो बहुत अच्छी होगी, ऑल्दो नॉट ऑन पीक, क्योंकि वो पीक पे नहीं जा सकती एज़ लॉन्ग एज़ ही इज़ नॉट 20 इयर्स ओल्ड। उसकी जो एम्पैथी है, वो मैक्सिमाइज़्ड होगी, ऑप्टिमाइज़्ड होगी, उसकी जो स्पीकिंग है, वो बिल्कुल 100% होगी। उसकी जो मेमोरी है, ठीक है, वो मीडियम होगी क्योंकि चीज़ों को मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो उतना याद करेगा जितनी एट द स्पॉट जितनी ज़रूरत है। बाकी वो फ़ोकस करेगा एनालिटिकल एबिलिटी को, रीज़निंग स्किल्स को, रैशनैलिटी को इम्प्रूव करने पे। जो टेस्ट्स हैं उसके वो भी बहुत 50 टू 60% उनकी जो इंटेंसिटी है वो होगी। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो वी हैव 6 पीपल इन टोटल। ओके, सो व्हाई सेल्स इज़ अ लाइफ स्किल। जो सेल्स है वो एक रियल लाइफ की एक जो सलाहियत, एक जो हुनर क्यों है? मैंने जैसे एक डेंटिस्ट की मिसाल दी थी कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के साथ कॉल पे बात की और उन पेरेंट्स का ये क्वेश्चन था कि बेटा आप ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो बिज़नेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, सेल्स एंड साइकोलॉजी। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ को ज़रा क्लैरिफ़ाई कर दूँ, काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स ये समझ रहे थे कि वो जो सेल्स एंड साइकोलॉजी में ये जो साइकोलॉजी है ना, ये कहीं साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से इसका ताल्लुक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो साइकोलॉजी है, ये कस्टमर की, आपके क्लाइंट की साइकोलॉजी है कि आपको उसको किस तरह से
अपने साथ एंगेज करना है, फिर आपको उसको रिटेन करना है, आपने उसका जो एक ये 3 चीज़ें होती हैं सेल्स एंड साइकोलॉजी में बेसिकली फंडामेंटली गैप, पेन एंड वैल्यू। गैप होता है कि आप अपने क्लाइंट की, अपने कस्टमर की जो है ना उसकी जो प्रॉब्लम है, आप उसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, आप उसको स्पॉट करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो रियल प्रॉब्लम क्या है। पेन है कि आप अपने क्लाइंट, अपने कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट करके, उसके साथ कम्युनिकेट करके आप उसको बताते हैं कि भाईजान ये आप इतनी एफर्ट पुट कर रहे हैं, ये आपका रियल प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से जो है मतलब वो देख सकते हैं, ये आपका प्रॉब्लम है, आप इसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू हैविंग अ ब्रेक थ्रू, ठीक है? तो तीसरी चीज़ है वैल्यू। वैल्यू में ये है कि आप उसको ये समझाते हैं कि हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं इन गेटिंग दिस इश्यू रिज़ॉल्व सॉरी इन गेटिंग दिस इश्यू रिज़ॉल्व्ड और इन हैविंग दिस प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं सेल्स एंड साइकोलॉजी में। वो जो साइकोलॉजी है वो इन पर्टिकुलर है, वो पर्टिकुलरली वो रिलेट करती है हमारे क्लाइंट्स के साथ, हमारे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। अच्छा, अभी जो सेल्स है वो क्यों रेलेवेंट है? बिज़नेस जो है वो रेलेवेंट क्यों है? जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी पेरेंट्स कह रहे थे कि एक बच्चे ने डॉक्टर बनना है, एक बच्चे ने इंजीनियर बनना है या एक बच्चे ने लॉयर बनना है, तो उसको बिज़नेस सीखने की या उसको सेल्स सीखने की क्या ज़रूरत है? उसमें मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि एक जो डेंटिस्ट है, अगर उसे अपना क्लिनिक ओपन करना है, अगर एक डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल खोलना है, उसको ये समझना पड़ेगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट करना है, मेरा बजट क्या होगा, मेरे जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी जो सैलरी है, वो मैंने किस तरह से जो है मतलब उसको वो वेव ऑफ करना है और बाकी सारी जो चीज़ें हैं मतलब मेरे जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो मैंने वो सारा सिलसिला किस तरह से करना है और काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं मतलब जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं, मैंने उनको किस तरह से उनकी जो ट्रैफ़िक है, उनका जो इन्फ्लक्स है, वो मैंने किस तरह से लेके आना है। तो एज़ लॉन्ग एज़ ही डज़ नॉट हैव अ साउंड बिज़नेस सेंस, he cannot perform these tasks very well, ठीक है? अब every child will sell ideas, skills or services. Number 1. Number 2 is sales build confidence and clarity, ठीक है? Number 3 is it teaches negotiation and self belief. It enhances your self esteem, ठीक है? Negotiate करना हमारी कौम के जो मेजॉरिटी है उसको सिंपल negotiation भी नहीं आती क्योंकि उनके पास clarity of mind नहीं है, ठीक है? In the first place they do not know that who they are, what they like what is needed by them, what is required by them, ठीक है? उनको कहाँ पे जाना है, यानी वो एक एक ऐसी एक भूल-भुलैया, एक क्वैगमायर है, एक दलदल है चीज़ों की जिसके अंदर वो फँसे हैं, बस उनको यही है कि भई हमने जॉब करनी है और हमने जो है वो मंथली जो इनकम आएगी उससे बस हम लोगों ने अपने जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इनको बस पूरा करना है और अपना जो किचन है उसको चलाना है, दैट इज़ ऑल, ठीक है? कोई कलेक्टिव थिंकिंग नहीं है बिल्कुल भी। जब ये सेंस आपके अंदर नहीं होगी तो आपको नेगोशिएट करना नहीं आएगा क्योंकि नेगोशिएशन आपकी ज़रूरत ही नहीं होगी। नेगोशिएट करना आपको तभी आएगा जब आपकी ज़रूरत बनेगी, जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप उस माइंडसेट से जब आप चलेंगे, उस मेंटालिटी के साथ जब आप चलेंगे, तभी आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, आपका जो सेल्फ बिलीफ है, वो भी बहुत ज़्यादा एनहांस होगा। द लास्ट पॉइंट इज़ दैट इट इज़ नॉट अबाउट फोर्सिंग किड्स टू सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि स्कूल सिस्टम में ये होता है जो कि लास्ट 50 टू 60 इयर्स से होता आ रहा है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई था वो इंजीनियर था, तुम भी इंजीनियरिंग करोगे। तुम्हारा जो बड़ा भाई था उसने एमबीबीएस किया था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से, तुम भी मेडिकल करोगे और किंग एडवर्ड से करोगे, ठीक है? तो ये एक बहुत ज़्यादा एक जो डिस्ट्रक्टिव एक जो इम्पोज़्ड एक जो था ना ऑर्डर, इसने बहुत ज़्यादा बच्चों को तबाह किया और लिटरली तबाह किया। जो डॉक्टर्स बने, वो अपने फुल पोटेंशियल पे कभी पहुँच ही नहीं सके। उन्होंने अपना भी नुकसान किया, मेडिकल इंडस्ट्री का भी नुकसान किया और पेशेंट्स का भी नुकसान किया। आप देख लें इस तरह के जो एक्सीडेंट्स हैं सर्जरीज़ में या जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, जो इस तरह के जो ब्लंडर्स हैं, जो मिसएडवेंचर्स हैं, उनकी जो रूट कॉज़ है वो ये है कि एक बंदे का एप्टीट्यूड नहीं था डॉक्टर बनने का, फार्मासिस्ट बनने का, उसको ज़बरदस्ती फोर्सफुली उसको बनाया गया। उस पे मेडिकल इंडस्ट्री को, मेडिकल करियर को उसके ऊपर इम्पोज़ किया गया। ये चीज़ें ट्रिकल डाउन होके फिर नीचे आती हैं। फिर हम जब इसको बैक ट्रेस करते हैं स्मार्टली, फिर हमें पता चलता है कि भाई ये बंदा अच्छा लॉयर बन सकता था, व्हेयर एज़ ही वाज़ फोर्स्ड टू बिकम अ डॉक्टर, ठीक है? तो हमारा सिलसिला ये है कि हम बच्चों को इंस्पायर करेंगे। सबसे पहले हम पहले जो 2 से 3 साल हैं, उनका जो एप्टीट्यूड है, उनका जो नेचुरल टैलेंट है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसको हम लोग स्पॉट करेंगे, उसको हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे। फिर हम बच्चे को रियलाइज़ करवाएँगे कि यू आर गुड एट डूइंग दीज़ थिंग्स, ठीक है? तो आप इस तरफ आओ तो ये आपके लिए बेटर है। आपका जो पैशन है उसको अपना प्रोफेशन बना लो, ठीक है? तो वो इंस्पायर होगा इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू डू द अनडिजायर्ड, अनवांटेड टास्क्स।
So let's move to the next slide. अब अगली चीज आती है हमारे पास ए आई फॉर किड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टूल नॉट अ रिप्लेसमेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये एक टूल है, और ऑल दो ये रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन बींग्स को, लेकिन डराने के लिए भी जो है मतलब वो हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट कैन क्रिएट एनी पैनिक एनी टाइम। उसके बाद ये है कि किड्स लर्न फास्टर विद गाइडेड एआई। अब एक जो बुक है उसमें एक स्टेगनेंट एक एक ही चैप्टर है, वो चेंज नहीं हो सकता, और वो भी आउटडेटेड सारे टॉपिक्स हैं। वेयर एज अगर किसी बच्चे को अच्छी तरह चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट देनी आती है, और उसको इंटरलिंक करना आता है चैट जीपीटी को ग्रॉक के साथ, उसको डीप सीक के साथ, और उसको फिर जो आपके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के आपके जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक जेमिनाई है, ठीक है, लाइक आपका जो है जो कॉमेट है, मतलब इस तरह से अगर आपको इंटरलिंक करना आता है इन तमाम तर इन एप्लीकेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बुक अब आपको कुछ भी नहीं सिखाएगी। अब ये जो एआई के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, दे आर द मॉडर्न टीचर्स। अगर आपको इनसे अच्छी तरह नॉलेज लेना आता है, और इससे मुराद ये है अगर आपको इनको अच्छी प्रॉम्प्ट देनी आती है, अगर आपको इनको अच्छी तरह कमांड करना आता है विद फुल क्लैरिटी, तो फिर आप इनको बहुत अच्छी तरह यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं। अगेन देयर इज लाइक द ऑटोमेशन, लाइक द क्रिएटिविटी, लाइक द प्रोडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है एज अप्रोप्रिएट एक्सपोजर ओनली। ये बहुत जरूरी चीज है, इसके ऊपर मैं स्पेशल फोकस करूंगा अभी, और नेक्स्ट ये जो फॉलोइंग हमारी जो स्लाइड्स हैं उनके अंदर भी। अभी क्या होता है कि हमारे ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो हर एज ग्रुप की डिफरेंट होती है। एक जो 7 से 9 साल तक का बच्चा है, उसकी उसका जो ब्रेन है, उसका जो नेचुरल उसका जो कैलिबर है, वो एक सर्टेन है, वो एक पर्टिकुलर है, और वो डिस्टिंग्विश्ड है। हम 7 से 9 साल के बच्चे को वो नहीं पढ़ा सकते जो हम 13 से 15 साल के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि पिकिंग पावर उतनी नहीं है, ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ नेचुरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो उसको अगर हम वो सब कुछ पढ़ाएंगे, आउटकम वही होगा, एंजाइटी, स्ट्रेस और डर की वजह, और उस एक फ़ियर की वजह से बच्चा जो है वो डर के बैठ जाएगा। वो सप्रेस हो जाएगा, वो घुटन का शिकार हो जाएगा, और यही घुटन फिर लाइफ टाइम चलेगी। फिर लोग उसको कहेंगे जी ये डम्ब आदमी है, ये डफर है, ही इज़ अ स्टूपिड, ही इज़ नॉट अ स्टूपिड। सिर्फ़ उसकी इंटेलिजेंस जो है वो वक़्ती तौर पे दब चुकी है। ठीक है? तो ये सिलसिला होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है कि फाइनेंस इज द सब्जेक्ट विच स्कूल्स नेवर टीच, विच इज नेवर टॉट इन द स्कूल्स। ठीक है, फाइनेंस एक वो है। अब ये क्या है मेनली कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम एंड द वेल्थ, savings versus investing, how money actually works, building responsible earning habits। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा अफराद हमारी जो नेशन के मतलब हज़ारों लाखों, बल्कि जो करोड़ों लोग हैं, उनको भी जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में, या जो डिजिटल जो डिजिटल करेंसी है उसके रेवोल्यूशन के बारे में उनको कोई अवेयरनेस बिल्कुल है ही नहीं। अभी यूनाइटेड स्टेट्स में एक जो ट्रेंड है विच इज़ ऑन द बूम, वो ये है कि आपको वो चीज़ें प्रोड्यूस करनी चाहिए जो बैंक प्रिंट नहीं कर सकता, लाइक बिटकॉइन, लाइक रियल एस्टेट, ठीक है, लाइक गोल्ड, लाइक सिल्वर, ठीक है, या कोई भी ऐसा जो एसेट है जिसको बैंक प्रिंट नहीं कर सकता। बिफोर द मनी इज डिजिटलाइज्ड कंप्लीटली, आप उन एसेट्स को बना लें जो कि बैंक प्रिंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब मनी डिजिटलाइज हो जाएगी कंप्लीटली, तो आपकी जो पोजेशन है, एक्चुअल पोजेशन, वो आपसे छीन ली जाएगी। तो दुनिया यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट तक पहुँच गई है, वेयर एज़ हमारे स्कूल में जो बेसिक फाइनेंस के जो मैटर्स हैं कि हमने अर्न किस तरह करना है, हमने सेविंग्स किस तरह करनी है, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स हम लोगों ने किस तरह से करनी है, वो भी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक है? दैट इज़ व्हाई वी आर अनेबल टू प्रोड्यूस अ नेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। हम डिप्रेशन के पेशेंट्स हम लोग हर साल हम लोग पैदा करते हैं। जो बंदा भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होता है, उसका सबसे पहला उसका जो प्राइम टारगेट है वो ये है कि भाई मुझे किसी तरह मुझे जॉब मिल जाए, वेदर रेलेवेंट टू माय डिग्री और कंप्लीटली इररेलेवेंट टू माय डिग्री। ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब कि पूरी एक जो ओरिएंटेशन है पूरी नेशन की, वो क्यों खराब है? क्योंकि जो फंडामेंटल स्कूल सिस्टम है वो खराब है। जब आपकी बचपन में बुनियाद ही गलत खतूत पे, गलत पैटर्न्स के ऊपर जब डाल दी गई, तो वो चीज़ें फिर ट्रिकल डाउन करेंगी, वो चीज़ें फिर प्रोलॉन्ग करेंगी, जो है वो चीज़ें एम्प्लीफाई करेंगी, इंटेंसिफाई होंगी सारी चीज़ें, ठीक है? आपकी 40s तक, आपकी 50s और 60s तक। फिर यही होगा कि हैंड टू माउथ होगी सारी नेशन, और एक दूसरे की हेल्प करना तो छोड़ें, वो तो अपनी हेल्प भी खुद नहीं कर सकते। फिर लोग जो है फिर वो डेट लेते हैं, और उनकी सारी ज़िंदगी फिर जो है वो कर्ज़ों पे, लोन पे फिर चलती है, और डिप्रेशन पे चलती है, फिर डायबिटीज़ होती है बंदे को, और हाइपरटेंशन का शिकार हर बंदा है आजकल। इवन के जो
जो टीनेजर्स हैं उनके साथ जो है वो ब्लड प्रेशर का मसला वो क्यों है? क्योंकि उनको फ्यूचर का खौफ है, उनके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है और उनको एक हवास बाख्तगी का एक आलम है कि हम लोग क्या करेंगे फ्यूचर में, ठीक है? अवेयरनेस ही नहीं है, क्लैरिटी ही नहीं है, बिल्कुल भी और सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इस रॉटन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आती है, इस आउटडेटेड ट्रेडिशनल स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर आती है, जिनका एक ही मतमा नज़र, एक ही फोकस, एक ही ऑब्जेक्टिव है, एक ही पर्पस है कि हमने अपने रेवेन्यू को हर महीने मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, ठीक है? जहन्नुम में जाए सारी नेशन, उसकी लर्निंग, ठीक है? नेशन की जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी लाइक एक जो कलेक्टिव प्रोग्रेस है, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं, हम तो बस डिग्रीज़ बाँटेंगे और बस हम वो नेशन तैयार करेंगे जिसके पास कोई स्किल नहीं है। हम चाइना को अपना दोस्त कहते हैं, कि चाइना हमारा दोस्त है, ठीक है? तो हमें शर्म आनी चाहिए कि चाइना में जो है वो ओनली 5 टू 10% पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड, जिनके पास कोई स्किल नहीं है। चाइना क्यों जो है हम लोग चाइना जाके ज़्यादा कमा क्यों नहीं सकते? क्योंकि चाइना इंटरनली उनके पास इतने ज़्यादा हाइली स्किल्ड एम्प्लॉइज़ हैं कि उनको बाहर से ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए वो हमें ज़्यादा सैलरीज़ देते नहीं हैं। यूनाइटेड स्टेट्स और यूके में तो जो है वो गोरे काम नहीं करते। दैट इज़ व्हाई हम जब वहाँ पे जाते हैं फिर हमें ज़्यादा सैलरीज़ मिलती हैं और फिर वो जब उस करेंसी की जब कन्वर्जन होती है, तो हमारी डिवैल्यूएशन की वजह से वो पैसा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो एक जो पॉइंट था जिस पे मैं एम्फसाइज़ करना चाह रहा था वो ये था कि चाइना को हम अपना दोस्त कहते हैं और कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इन ये कितने 2 अनलाइकली फ्रेंड्स हैं कि एक जो नेशन है चाइनीज़ की, उसमें जो मेजॉरिटी है वो स्किल्ड पीपल की है। व्हेयरएज़ पाकिस्तान में जो हेवी मेजॉरिटी है उनके पास एक भी स्किल नहीं है, रियल लाइफ स्किल है ही नहीं है। तो ये लाइक दिस इज़ अ पॉइंट टू पोंडर रियली। So there is a representation again. Money smarts, the missing lesson. School teaches counting coins. We teach making value. ठीक है, ये अब एक जो स्टेटमेंट है, ये एक ट्रेंड को, एक एक स्टाइल को ये इंडिकेट वो एक ही लाइन को फॉलो करने का कहते हैं। लाइक जो काउंटिंग कॉइन्स हैं कि आपका एक ही साइकिल है जिसमें आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही वो फिक्स्ड पैटर्न है, जिसके मुताबिक आपका ब्रेन जो है वो कंडीशन हो चुका है, अब आप इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है? व्हेयरएज़ वी टीच मेकिंग वैल्यू, मेकिंग मनी, ठीक है? कि आप किस तरह से मार्केट्स को एक्सप्लोर करके बिज़नेस की सेंस लेके, मार्केट की सेंस लेके अपना खुद का बिज़नेस स्मॉल स्केल पे आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिसके ऊपर 2 से 3 साल की मेहनत के साथ आप उसको मीडियम साइज़ बिज़नेस तक लेके जा सकते हैं। इसको कहते हैं एसएमबी, स्मॉल मीडियम साइज़ बिज़नेस, ठीक है? तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो स्मॉल साइज़ से शुरू करते हैं, उसको वो ट्रांसफ़ॉर्म करते हैं 4 टू 5 इयर्स में इंटू अ मीडियम बिज़नेस। अगले 15 से 20 साल में वो उसको एक जाइगेंटिक और मैसिव साइज़ का बिज़नेस बना देते हैं। उसकी जो प्राइम एग्ज़ाम्पल है वो इस वक़्त नन अदर देन इलॉन मस्क, जिसकी जो नेट वर्थ है वो 680 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड कि जिसके पास इतनी ज़्यादा वैल्यू की करेंसी, इतने ज़्यादा लाइक उसकी जो वर्थ है वो इतनी ज़्यादा है। तो उसने स्टार्ट कहाँ से किया था? इलॉन मस्क के बारे में मैं आपको ये भी बताना चलूँ कि 2009 और 10 में उसका जो पेपॉल का उसका जो सारी उसकी वो जो अर्निंग्स थी, वो सारी लग गई थी टेस्ला और स्पेसएक्स के ऊपर, ठीक है? एंड ही वाज़ नियर टू बैंकरप्सी, वो लोन्स में था। लेकिन उसका जो पिछला 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस था बिज़नेस का, वो उसके काम आया। उसके पास सेल्स का, साइकोलॉजी का, फाइनेंस का साउंड और एब्सोल्यूट नॉलेज था। जब इलॉन मस्क ने पेपॉल की अपनी जो अर्निंग्स हैं, वो सारी उसने यूटिलाइज़ कर दी, कंज़्यूम कर दी स्पेसएक्स और टेस्ला के ऊपर और 2009 और 10 में वो कंप्लीटली बैंकरप्ट हो गया, ठीक है? और वो लोन्स पे चल रहा था। उसने अपने उसी नॉलेज को जो है यूटिलाइज़ करना स्टार्ट किया, फिर उसने फ़ोकस किया टेस्ला और स्पेसएक्स के ऊपर और टू योर हॉरर्स, टू योर शॉक्स 2012 में अगेन उसकी जो नेट वर्थ थी, वो कई बिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है? तो ये 2 से 3 साल के अंदर ये जो मिरेकल था क्यों हुआ? क्योंकि उसके पास जो था फाइनेंस का नॉलेज था, उसके पास सेल्स एंड साइकोलॉजी का एक्सपीरियंस था। ही न्यू हाउ टू रन द बिज़नेस। तो ये चीज़ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so I think we have completed, we have finished half of the presentation. तो I think ये भी हमारे साथ 4 अफ़राद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, हम ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं और सो फार मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया, इसके हवाले से किसी को कोई एम्बिग्विटी है, कोई अनक्लैरिटी है, कोई कन्फ्यूजन है, सो वो अपना जो सवाल है, अपना लाइक दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर क्वेश्चन। I am open to all questions, so I would like to address the question with all humility.
प्लीज़ अगर आपका कोई क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन आपका है 4 अफ़राद का तो प्लीज़ आप बता दीजिए मुझे, ताकि उसको एड्रेस करने के बाद जो है मतलब देख लें कि हम लोग एक-दूसरे के साथ हैं कि नहीं। फिर जो है वो इसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स वेट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स एज़ वेल। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ रियली डिसअपॉइंटिंग कि जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 70 टू 80 पीपल, जबकि जो है वो ओनली यू कैन से कि 0.5% पीपल हैव कम। और आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी तशरीफ़ लाए। यू आर एज़ प्रेशियस फॉर अस एज़ द 70 टू 80 पीपल वुड हैव बीन। जी, प्लीज़ किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बता दीजिए, वरना फिर मुझे हुक्म दीजिए, फिर मैं आगे जो है वो कंटिन्यू करूँ। जी, मिस्टर रऊफ़ मुबश्शिर अब्दुल रहीम साहब, बताइए फिर मुझे। 2 मिनट्स का ब्रेक मैं ले रहा हूँ, ठीक है? तो फिर आप मुझे उस दौरान अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप यू कैन पुट फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन। सो उसको क्लियर करने के बाद, उसको एड्रेस करने के बाद वी शैल मूव अहेड। I think that everything was made quite clear. That is why nobody is posing or raising any question. So I think that we should resume the presentation. Okay. So I am taking your silence for a yes. Okay. So here we have why start early, ages 3 to 15. ठीक है। अब हम ये क्यों हम emphasize करते हैं कि हम लोग जो है वो जल्दी जल्दी हम लोग जो है वो इस चीज़ को ना स्टार्ट करें। जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा रैपिड होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेमेंडस होती है। उस एज में मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, जो कि एक ओपिनियन नहीं है, एक सब्जेक्टिव, एक आर्गुमेंट नहीं है, एक फैक्ट है, एक प्रूवन फैक्ट है कि उस एज में बच्चा तेज़ी से लैंग्वेज को एक्वायर करता है। अब मैंने जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखी, आप लोगों ने जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखा, हमने लैंग्वेज को एक्वायर नहीं किया। हम लोगों ने लैंग्वेज को लर्न किया। हमने पहले उसके जो टेंसेस हैं, उसकी जो ग्रामर है, हम लोगों ने वो सीखी। आहिस्ता-आहिस्ता पैटर्न के साथ हमने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कंडीशन किया कि वो थोड़ी-सी फ्लुएंसी के साथ हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकें। यही लोग जब यूनाइटेड स्टेट्स में या यूके में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, न्यूज़ीलैंड जब जाते हैं, तो वहाँ पे ये बोलना क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इनका इनपुट जो है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा होता है। फिर इनको बोलना पड़ता है, तो फिर इनका ब्रेन जो है, वो उसकी कंडीशनिंग हो जाती है। जबकि जो बच्चा है वो लैंग्वेज एक्वायर करता है, ठीक है? यानी सपोज़ दैट मैं कहता हूँ कि कम हियर, ठीक है? और पुट दीज़ एग्स इंटू द वन बास्केट, ठीक है? तो वो उन एक्शंस को अलाइन करता है उन वर्बल एक्सप्रेशंस के साथ, और इस तरह से लैंग्वेज एक्वायर होती है। इसके साथ-साथ बच्चा तेज़ी से अपने एल्डर्स की, अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो लोग मौजूद होते हैं, उनकी हरकतों को, उनकी हरकत-ओ-सकनात को, उनके एक्शंस को वो कॉपी करने की कोशिश करता है और अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेता है। इसीलिए कोई भी बच्चा जो है वो जिस भी एटमॉस्फेयर में, जिस भी कल्चर में, जिस भी सिविलाइज़ेशन में, जिस भी एनवायरनमेंट में वो पैदा होता है, वो उसका एक इंटीग्रल पार्ट इस तरह से बन जाता है क्योंकि उसने बचपन में सब कुछ वही देखा, वही सुना, वो उसके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। अब अगर इसी एज में हम लोग अच्छी होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दें, सपोज़ दैट इसी एज में हम लोग बच्चे को अगर मैथमेटिक्स पढ़ाना उसके लेवल पे, अगेन मतलब यहाँ से मेरी मुराद ये नहीं है कि आप बच्चे को जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस आप उसको करवाना शुरू कर दें फिज़िक्स की। ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल एक स्टूपिड बात होगी, एक बिल्कुल एक इलॉजिकल बात होगी, ठीक है? आप उसको फंडामेंटल लेवल पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, एनिमेटेड डायग्राम्स की फॉर्म में, जो कि मैं अगली स्लाइड्स में जब जाऊँगा तो फिर मैं आपको शो करूँगा। हमारे पास कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेड जो प्रेज़ेंटेशंस हैं वो पड़ी हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी, कि किस तरह से हम लोग जो है वो 3 से 7 साल के बच्चे जो कि टोडलर्स कैटेगरी में आते हैं, अभी वो क्रॉल करते हैं, अभी वो चीज़ों को सीखते हैं और अभी वो चीज़ों को एक्वायर करते हैं तेज़ी से। उनके अंदर जो है वो कॉन्शियसनेस पैदा होना स्टार्ट होती है। तो उनके लिए हमारे पास क्या प्लान्स हैं? अगर इस अर्ली स्टेज में हम उनकी फाउंडेशन को ले करेंगे बेस्ड अपॉन द एनालिटिकल थिंकिंग, बेस्ड अपॉन द रैशनैलिटी, बेस्ड अपॉन द रीज़निंग, तो मेरे ख़्याल से कि जो है उनकी एक अच्छी ख़ासी फाउंडेशन इट विल हैव बीन लेट, ठीक है? जो कि उनको फ्यूचर में एक ऐसा बच्चा डिज़ाइन हो जाएगा, जो हर चीज़ को फेयरली, रिस्पेक्टफुली, लॉजिकली क्वेश्चन करेगा। वो पूछेगा हर चीज़ को, और उसके अंदर एक प्यास होगी, एक 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 थर्स्ट होगी उसके अंदर चीज़ों को सीखने की, चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, बाल की खाल उतारने की। यही वो एट्रिब्यूट्स हैं जो कि साइंटिस्ट्स को बनाती हैं,
जो कि जो क्रिएटिव पीपल होते हैं, जो दुनिया को कुछ डिलीवर करके जाते हैं अपने मरने से पहले, वो दुनिया में कुछ कंस्ट्रक्टिव, कुछ प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन करके जाते हैं। तो उन लोगों का जो साइकोलॉजिकल फंडामेंटल मेकअप होता है, उनका जो फंडामेंटल साइकोलॉजिकल मेकअप होता है, वो इस तरह से होता है कि 10 से 12 साल तक उनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, उनकी जो ग्रूमिंग होती है, वो क्रिएटिविटी को लेके होती है, वो एनालिसिस को लेके होती है, वो एनालिटिकल थिंकिंग को लेके होती है। रादर देन कि उनको सिर्फ रटवाया जाए और ये कुछ किया जाए। फिर वो रियल नॉलेज गेन करते हैं अपनी मेहनत से और इसी तरह फिर वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और एंड बिलीव यू मी कि अगर आप 15 से 16 साल तक के बच्चे के ऊपर अगर आप ये सारा काम सीरियसली कर दें, फिर आप अगर उसको छोड़ भी देंगे तो वो दुनिया में कुछ ना कुछ बन के ज़रूर दिखाएगा। क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होगी, उसके अंदर इश्यूज़ को जो है आइडेंटिफ़ाई करने का, रिकॉग्नाइज़ करने का और उनकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करने का और फिर उनके सॉल्यूशंस तलाश करने का उसके अंदर जो एक पोटेंशियल है, वो डेवलप हो चुका होगा। ठीक है? तो हैबिट्स जो हैं वो फॉर्म बिफोर 15 इयर्स, कॉन्फिडेंस कंपाउंड्स, स्किल्स ग्रो विथ एज, प्रेशर फ्री लर्निंग वर्क्स बेस्ट। अब कौन-सी लर्निंग जो है इट वर्क्स बेस्ट, कौन-सी जो लर्निंग है वो बेहतरीन काम करती है, जो प्रेशर फ्री हो, जिसके ऊपर टेस्ट्स का, असाइनमेंट्स का, फ़ुज़ूल किस्म के इर्रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स का, इन चीज़ों का उसके ऊपर बर्डन ना हो। क्योंकि जब बर्डन होगा तो ईक्यू जो है, इमोशनल कोएफ़िशिएंट वो नीचे जाएगा, रिज़ल्टेंटली जो आईक्यू है, इंटेलिजेंस कोएफ़िशिएंट वो भी बर्बाद होके रह जाएगा। तो जो प्रेशर फ्री लर्निंग है, इट वर्क्स बेस्ट ऑलवेज़। Now, what is Takadam basically? A skill focused learning platform, which has already been explained extensively, built for homeschool and alternative education, no rote learning, no great obsession. Again, ये जो चीज़, ये जो लास्ट, ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये बहुत बड़ी तबाही है. These are the factors, the amplifying factors for the academic and excellence devastation. ठीक है? Just a minute. ये स्लाइड चलेगी पीछे. ये देखिए, जो क्रैमिंग है, जिसको हम रोte लर्निंग कहते हैं या जो ग्रेड ऑब्सेशन है कि बस ये लड़कों के अंदर या लड़कियों के अंदर हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं, इतना ज़्यादा ऑब्सेशन आ जाता है कि वो दूसरों को डिट्रैक्ट करके, उनकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करके, उनको डिस्ट्रैक्शन का शिकार करके खुद पढ़ते हैं। और ये ट्रेंड, ये मिज़ाज आपने देखा होगा कि भई आज तूने पढ़ा, कल पेपर है, यार तूने इतना पढ़ लिया और तूने बताया भी नहीं। ये अब ये क्या है? ये क्या है? ये ग्रेड ऑब्सेशन है। एक नेगेटिव कॉम्पिटिशन, एक टॉक्सिक कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, एक तरह की कोल्ड वॉर जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स के दरमियान भी, बेस्ट बडीज़ के दरमियान भी वो स्टार्ट हो जाती है। इसके पीछे क्या है? स्कूल्स का एक फ़ियर है कि और पेरेंट्स का एक फ़ियर है। पेरेंट्स की एक जो है वो एक छड़ी है पीछे कि भैया आपको सिर्फ़ नंबर्स लेके आने हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो दूसरों को जेन्युइनली, डिलिबरेटली, इंटेंशनली वो मिसगाइड करते हैं। यहाँ पे उनका जो कैरेक्टर है वो तबाह होता है। दूसरे का नुकसान करके खुद आगे बढ़ना। यही लोग जो है दे आर मोस्ट लाइकली टू डू द फ्रॉड्स इन द बिज़नेस फील्ड, इन द प्रोफ़ेशनल लाइफ़। फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में वो जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, वो बॉस को धोखा देगा, वो जो है वो मिलावट वाली चीज़ें बेचेगा, वो फ्रॉड करेगा, वो स्कैम्स करेगा, क्योंकि उसकी बुनियाद एक्चुअली स्कूल में डल चुकी है, कि मैंने खुद मार्क्स लेने हैं और अपने जो पीयर्स हैं, अपने जो दोस्त हैं, उनको मैंने किस तरह से जो है वो मिसगाइड करना है, ठीक है? उनको किस तरह से जो है वो मैंने उनका मोराल तोड़ना है, उनकी जो उनकी उनकी जो करेज है, उसको किस तरह से डाइल्यूट एंड डिसॉल्व करना है। तो ये जो फाउंडेशन है, ये बचपन से हो चुकी होती है, उसकी वजह ग्रेड ऑब्सेशन, ठीक है? कि उनका अब ये देखिए, अब रिसेंटली क्या हुआ, परसों चौथ का मेरा ख्याल है ये वाकया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में एक बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। बल्कि मेरा ख्याल है मतलब वो ही हैज़ डाइड अनफॉर्चुनेटली। वो कह रहा था कि पता नहीं उसकी कोई अटेंडेंस का मसला था या उसके कोई ग्रेड्स का मसला था, वो बी पॉज़िटिव उसका ग्रेड था एंड ही वांटेड टू कन्वर्ट इट टू द ए पॉज़िटिव। तो वो टीचर्स के पीछे जाता रहा कि सर मेरा 1 मार्क्स यहाँ से बढ़ा दें, 2 मार्क्स मेरे यहाँ से बढ़ा दें, तो मेरा ये जो ग्रेड है ये इम्प्रूव हो जाएगा, या पता नहीं कोई अटेंडेंस का मसला था, आई एम नॉट श्योर। तो ये है कि वो अल्टीमेटली उसने सुसाइड उसने कमिट उसने कर ली, ठीक है? अब यहाँ तक जो है ग्रेड ऑब्सेशन आपको या फ़ियर ऑफ जो जजमेंट है वो आपको यहाँ तक ले जाता है। तो अगेन ये क्या है? ये क्या एक दिन में हो जाता है? नहीं, ये एक दिन में नहीं हुआ। स्कूल्स में आपने 12 साल यही ट्रेंड आपने फेस किया, यही एटमॉस्फेयर में आपने साँस ली। आगे कॉलेज में 2 साल आपने यही देखा, बहुत तेज़ कॉम्पिटिशन था, अनओरिएंटेड आपकी सारी स्ट्रगल थी। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी में आके, यूनिवर्सिटी से पास आउट होके जब आपको जॉब मिलेगी, जब आप अपना कोई भी मतलब सिलसिला स्टार्ट करेंगे, आपका यही जो नेगेटिव कैरेक्टर है, ये प्रिवेल करेगा, ठीक है? तो दिस इज़ अगेन, दीज़ आर द थिंग्स व्हिच आर टू बी अवॉइडेड फ्रॉम एट ऑल कॉस्ट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। What Takaddam teaches, basically the English communication, spoken English language, applied mathematics, science,
and four subjects have been heavily incorporated. The number one is biology, physics, chemistry, and then computer science. ठीक है. उसके बाद हमने इंटीग्रेट किया है इसमें सेल्स एंड साइकोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. ये जो चीज़ है फाइनेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज़ अबव ऑल. ठीक है. तो these are the subjects or the disciplines or the fields which are being emphasized upon, which are being asserted upon by Taqaddum. Up what Taqaddum avoids basically memorization without purpose, exam pressure, one size fits all teaching, empty certifications, जो कि चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत ज़्यादा. ये वो 4 पॉइंट्स हैं, ये वो 4 टॉक्सिक चीज़ें हैं, ये वो 4 डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस हैं जिनको तकद्दम अवॉइड करता है. कि आप रट्टा लगाएँ, आपका कोई पर्पस ना हो, आपको पता ही नहीं है आप किस चीज़ को रट्टा लगा रहे हैं, और फिर यही बात होती है कि लोग उल्टी-सीधी बातें एग्ज़ाम्स में लिख के आ जाते हैं. एग्ज़ाम का प्रेशर हो, फिर सुसाइड तक बात चली जाती है. और आगे ये सारी ये जो चीज़ें हैं एम्प्टी सर्टिफिकेशंस, कि सर्टिफिकेट आपने ले लिया और वो आपने घर में रख दिया, जॉब आप फिर आप कोई और कर रहे हैं आप जॉब, तो फिर उस सर्टिफिकेट का क्या फ़ायदा हुआ? वो आपने पैसे भी ज़ाया किए, एनर्जी भी ज़ाया की, अपना पोटेंशियल भी बर्बाद किया, क्योंकि हर इंसान पे हक है कि उसकी सोसाइटी का एक इंसान अपने आप को इस तरह से बनाए कि वो लोगों को सर्व कर सके. जब आप एक सर्टिफिकेट लेते हैं सेल्फिश होके कि जी ये सर्टिफिकेट मैं लूँगा, फिर आपको जॉब नहीं मिलती, फिर आप कोई और जॉब करते हैं, तो वो आप सिर्फ़ अपने लिए कर रहे हैं, आप सोसाइटी को आप सर्व नहीं कर रहे किसी भी तरीके से. तो फिर इस तरह नेशन बन ही नहीं सकती. अल्टीमेटली क्या होता है जब ये चीज़ें ट्रिकल अप होती हैं, ऊपर जाके जब ये चीज़ें एक टॉप जब इसकी बनती है इस माउंटेन की, तो फिर करप्ट लीडर्स पैदा होते हैं हमेशा. नाउ यहाँ पे हम लोग आ गए अब एज वाइज जो रोड मैप है हमारा. सबसे पहले हमारे पास जो एजेस आ जाती हैं, वो आती हैं एजेस 3 टू 6, जिसमें क्यूरियोसिटी है, कॉन्फिडेंस है, लैंग्वेज है. अब मैं ये आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी टोटल कैटेगरी है और टोटल प्लान जो है ना हमारा, वो किस तरह से वर्क करता है. आई वुड लाइक टू शो यू. ये अब आप ज़रा देखिए. टोडलर्स के लिए हमारे पास जो है ना ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये एनिमेटेड डायग्राम्स हैं, ये कार्टून्स हैं, ये डूडल्स बेसिकली दे आर कॉल्ड. अब इस तरह से टोडलर्स के लिए बहुत ही बेसिक लेवल पे कार्टूनिक फॉर्म में हम लोग ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ताकि उनको ये एहसास ही ना हो दैट दे आर बीइंग टॉट और दे आर स्टडीइंग एनीथिंग, सो दैट दे कैन जनरेट और दे कैन डेवलप ज़ीरो प्रेशर और स्ट्रेस. ये आप देख लीजिए. इस तरह से हम टोडलर्स के लिए ये प्लान्स डिज़ाइन करते हैं. ये भी आप देखिए. अब ये देखिए आप ज़रा कि ब्रेन के बारे में. अब एआई हम टोडलर्स को नहीं पढ़ा सकते, लेकिन एआई का जो प्री रिक्विजिट है, जो ब्रेन है, वो हम पढ़ा सकते हैं. कि एआई का जो एक इसकी जो मोस्ट इसकी जो फंडामेंटल इसका जो वर्जन है, ह्यूमन ब्रेन, उसको हम इस तरह से पढ़ाएँगे, ठीक है? कि ब्रेन क्या है, ब्रेन किस तरह से वर्क करता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहाँ पे होता है, ब्रेन से सोचते हैं, और ये सारी बेसिक चीज़ें इस तरह से, ठीक है? नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ. अब ये देख लीजिए आप. ये अब टोडलर्स को हम लोग मनी किस तरह से हम लोग उनको वो दिखा रहे हैं, लाइक व्हाट इज़ मनी, मनी क्या चीज़ है, ठीक है? मनी डिटेक्टिव मिशन, मैच द नेम्स टू द वैल्यू एंड ईच एंड एवरीथिंग. मतलब बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे हम उनकी एक फाउंडेशन ले करने के लिए, अच्छी फाउंडेशन उनकी डालने के लिए हम उनको यहाँ से एक एक जो बेसिक एक्सपोज़र है, वो हम देना ज़रूरी समझते हैं. तो इन दिस वे वी वी डिज़ाइन द टोडलर्स प्लान, ताकि जब वो 7 साल के हों, तो उनकी एक जो बेसिक साइकोलॉजिकल मेकअप है, उनका जो टेस्ट है, आई वुड से वो डेवलप हो चुका हो इस हवाले से. अब मैं आपको ये दिखाऊँगा कि हमारे पास एक ये हमने एक स्टूडेंट का हमने प्रिपेयर किया था, हू वाज़ 3 इयर्स ओल्ड. हमने उसका ये सारा ये जो सिलेबस था, ये हमने प्रिपेयर किया था, ये आप देख सकते हैं. उसके ये जो सब्जेक्ट्स थे बेसिकली हम ये जो सब्जेक्ट्स थे हमने इनके ऊपर फ़ोकस किया था. अब ये मैं आपको मैथमेटिक्स का अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारे पास डिटेल्ड प्लान है मैथमेटिक्स का, पूरे 1 मंथ का, कि मतलब वो क्या-क्या पढ़ेगा. उसके बाद ये साइंस का आप देख लीजिए, एक टोडलर क्या-क्या पढ़ेगा, ठीक है? ये डे 1 के हवाले से क्या-क्या पढ़ेगा, उसका थीम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, की एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स हैं, और उसका जो आउटकम है, मटीरियल्स जो नीडेड है, मतलब इसके बाद वो क्या है, ये हमारे पास सारा डिटेल में है. सपोज़ दैट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको शो करता हूँ. ये आप देखिए शुरू से लेके आखिर तक, हर चीज़ जो है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन मेड एक्सप्लिसिटली क्लियर एंड ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. तो ये आप देख लीजिए. तो इस तरह से जो है वो हम लोग लेकर चलते हैं इन सारी चीज़ों को. तो अभी जो है वो मैं लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो ये सारा सिलसिला है, ये आप देख लीजिए. और आई थिंक वी हैव जस्ट वन पर्सन विद अस. ओके. तो अभी आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है.
I would like to take a little break for 2 to 3 minutes. उसके बाद हम resume करते हैं. Let's wait for other persons. Oh yes, I will continue. I will continue. I will continue. अब ये 2 से 3 मिनट्स की ये ज़रा ब्रेक है बस. इस दौरान जो है वो देख लेंगे. सो आई थिंक कि मुझे ये लगता है कि अभी मतलब कोई भी नहीं अभी आएगा तो आई वुड लाइक टू रैप दिस अप. आई वुड लाइक टू वाइंड दिस अप. तो ये है कि अभी मैंने आपको जिस तरह से डूडल्स वगैरह दिखाए हैं, ठीक है, एज 3 to 6 की ये जो टोटलर्स ये जो है कैटेगरी. अच्छा, अब इसमें क्या है, हम लोगों का बेसिक जो तीन जो मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है क्यूरियोसिटी को डेवलप करना, कॉन्फिडेंस को डेवलप करना, लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करना. उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीन फेजेस हैं. लाइक वी डू हैव थ्री फेजेस. Phase one is comprised of the age group, which is from 7 to 9 years. Then phase two from 10 to 12 years. Then phase three from 13 to 15 years. वो हमने सेपरेटली मतलब उनको डिज़ाइन किया. बेसिक हमारे पास ये दो एज ग्रुप्स हैं. तो फाइनली हम क्या चाहते हैं कि जब बच्चा हमारे पास 15 इयर्स का हो, जब वो हमारे साथ 4 से 5 साल जब वो स्पेंड कर चुका हो, तो फाइनली उसको एआई टूल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो और अर्निंग स्किल्स जो हैं वो उसकी डेवलप हो चुकी हों. वो कोई ऑनलाइन जॉब स्टार्ट करे या वो ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करे. तो ये लाइक दीज आर दी प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ तकद्दुम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Can kids earn before 15? Yes, they can earn ethically and safely, and they can do the freelancing basics, and they can do the like they can learn the digital skills and parent supervised income paths. अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा. अभी उस बच्चे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा. कराची का एक किड था who was 11 years old और 13 years old. उसका ARY पे एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल पे उसका इंटरव्यू हुआ. उसकी मदर ने उसको एआई टूल्स के बारे में काफ़ी कुछ सिखाया था और वो अपनी मदर की डायरेक्ट मॉनिटरिंग में और उनकी डायरेक्ट जो सुपरविजन थी उसके अंदर वो बंदा कमा रहा था. वो बच्चा जो था वो लाइक मंथली ही वाज अर्निंग अराउंड 2.2 मिलियन. 22 से 25 लाख रुपया वो बच्चा इजीली अर्न कर रहा था. अब क्या था कि ऑल्दो लाइक हिज मदर वाज हेल्पिंग हिम और असिस्टिंग हिम इन अर्निंग दैट मनी, लेकिन अगर उस बच्चे के पास ये स्किल्स ना होती देन ही वुड नेवर हैव बीन एबल टू अर्न दिस मच अमाउंट. ठीक है. अब इस अर्निंग का जो आगे जो मसरफ है वो क्या है कि आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं आप उनको एम्प्लॉय करेंगे और आप उनको भी एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएंगे. यानी इस अर्निंग की जो यूटिलाइजेशन है दैट हैज गॉट टू बी प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव एज वेल. अब ये अर्निंग से ये कोई इसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है वो अपने आप को खराब कर ले, कि जब उसके पास जो है एक मेहनत करके जो इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट हो तो फिर वो अपने आप को खराब करना स्टार्ट कर दे. नो. ठीक है. स्कूल लेवल से ही उसका एक ग्रोथ का माइंडसेट जो है उसको एस्टेब्लिश कर देना चाहिए कि आपके पास जब अर्निंग आएगी वो पैसा जो है उस पे सिर्फ आपका हक नहीं है. जिस तरह के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में होता है कि उनकी डायरेक्ट पोजेशन में तो वो वेल्थ होती है, लेकिन वो शेयर होल्डर्स होते हैं. वो कंपनी के अंदर उनकी वो सारी इन्वेस्टमेंट होती है जहां से दूसरे लोग भी फायदा उठाते हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका जो ग्राफ है फिर वो डाउन आना स्टार्ट हो जाता है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. एक्चुअली एवरीथिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड क्वाइट वेल अर्लियर. तो अभी जो है बस ये साथ साथ बस अब वी आर इन अ फेज ऑफ वाइंडिंग अप.
Role of the parents: guidance, not pressure. Support consistently, यानी पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे को दे शुड सपोर्ट कंसिस्टेंटली, और उसके बाद जो है वो उनकी जो प्रोग्रेस है उसको वो मॉनिटर करें परपेचुअली, और वो इन्वॉल्वमेंट अपनी शो करें, यानी वो फ्रेंड्स बने अपने बच्चे का, उसका जो एप्टीट्यूड है उसको वो अगेन वो एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें, और वो अपने बच्चे की जो उसकी जो नेचुरल स्किल है या उसकी जो टेंडेंसी है जिस तरफ भी है वो उसको सपोर्ट करें उसमें, बजाय कि वो जो है वो अपने दूसरे रिश्तेदारों से जो है वो इम्प्रेस होके, मरऊब होके अपने बच्चे को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दें, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ नेवर रिकमेंडेड, इट इज़ अ थिंग व्हिच इज़ टू बी अवॉइडेड फ्रॉम ऑलवेज। Again, what success looks like: confident communication, clear thinking, the clarity of mind is above all, and financial awareness, skill based independence. इसके बाद जो है फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। सो ये कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं, ये स्पेशल ऑफर है इस वेबिनार की तरफ से, ये मैं शेयर कर दूंगा। सो राइट नाउ वी आर हैविंग थ्री प्लान्स। जो फर्स्ट वन हमारा टोटलर्स प्लान है, जिसकी जो स्लाइड्स हैं, जिसके जो डूडल्स हैं, जिसकी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो मैंने आपको शो की अ व्हाइल अगो, उसका आप देख लें कि वो उसका हम जो चार्ज कर रहे हैं, मतलब उसकी जो प्राइस है वो 5000 रुपीज़ अ मंथ है। Each month it is upgraded, it is modified depending upon the progress of the individual child. एक जो बच्चा है उसकी जो मदर के साथ, उसके फादर के साथ हम जो है फोर्टनाइटली हम लोग एक मीटिंग करते हैं, एक कर्टेसी कॉल हम देते हैं इन ऑर्डर टू नो दैट व्हाट प्रोग्रेस दैट हैज़ बीन मेड बाय द चाइल्ड इन द प्रीवियस मंथ। उसकी बेस पे फिर हम न्यू टोटलर्स प्लान को अपग्रेड करके हर मंथ हम शेयर करते हैं, और मंथली इसकी जो फ़ी है वो 5000 रुपीज़ है। उसके बाद हमारी ग्रुप क्लासेस हैं, जो कि हम फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, जो हमारे पास 3 फेजेज़ हैं, 7 से 9 साल के बच्चे, 10 से 12 साल के बच्चे, 13 से 15 साल के बच्चे, तो 3 फेजेज़ हैं। उनकी जो ग्रुप क्लासेस हैं, बेसिकली ये मीटिंग्स हैं, जिनमें हमारे like we do have an outsourcing agency and we do have our own employees who are working actively in the United States market and industry, और उनमें जो सेल्स के अफराद हैं वो सेल्स एंड साइकोलॉजी पढ़ाएंगे, उनमें जो फाइनेंस के हमारे जो अकाउंटेंट्स हैं वो इनको फाइनेंस पढ़ाएंगे, उनमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं जो सैस डेवलप कर रहे हैं। सैस होता है सॉफ्टवेयर्स विच कैन बी यूज्ड एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। जो सैस डेवलपर्स हैं हमारे, वो इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएंगे, हमारे जो 10 से 15 साल तक के, मतलब हमारे जो बच्चे हैं, मतलब जो हमारे जो फेज़ 2 के और फेज़ 3 के हमारे जो बच्चे हैं, वो डायरेक्टली उनसे सैस डेवलपमेंट सीखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास ये जो ग्रुप क्लासेस हैं, इनका हम चार्ज कर रहे हैं मंथली 15,000 रुपीज़ अ मंथ। इसके बाद हमारी जो वन टू वन कंसल्टेशन, ये उन बच्चों के लिए है जो जिनका जो कॉन्फिडेंस है वो स्कूल्स ने बहुत ज़्यादा सप्रेस कर दिया, या जो टॉक्सिक डोमेस्टिक जो एनवायरनमेंट था उसमें वो दब गए बच्चे, बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गए, घुटन का शिकार हो गए। अब उनको वन टू वन कंसल्टेशन चाहिए फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर। तो उसमें एक डेडिकेटेड ट्यूटर है हमारा, जो कि मतलब डेडिकेटेड होगा फॉर अ फुल मंथ टू दैट किड। तो उसका हम जो चार्ज कर रहे हैं वो हम चार्ज कर रहे हैं 50,000 रुपीज़ अ मंथ। सो ये हमारा प्राइसिंग प्लान था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अब सिलसिला आगे ये है कि जो नेक्स्ट हमारे स्टेप्स हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स व्हिच आर सपोज्ड टू बी टेकन, वो ये है: द फ्यूचर विल नॉट वेट फॉर आवर चिल्ड्रन। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, दुनिया गुजर जाती है, ज़माना आगे गुजर जाता है, लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, हमें अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा एज पर दी करंट वर्ल्ड। अगर हम अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे आने वाले 15 से 20 सालों में, वी शैल बी कंप्लीटली इररिलेवेंट, और हम दूसरी नेशंस के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। अभी भी हम लोग आईएमएफ के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट थे काफ़ी ज़्यादा। हमें जो थी वो एड काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी तक हम लोगों ने क्लियर नहीं किया, रादर कि वो जो है मतलब वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, और वो यानी मतलब मैंने आपको एक चीज़ जो अर्ज़ की ना, ये सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं विद वन अनदर। ये सारी, ये जो अगर आप अपना एजुकेशन का निज़ाम ठीक करेंगे, तो एटलीस्ट आज से 30 से 40 साल बाद जो नई नेशन होगी, उसमें से लीडर्स भी अच्छे निकलेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे। एक बात बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताना चाहता था, और अवेयरनेस क्या चीज़ होती है, एजुकेशन क्या चीज़ होती है। अभी रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम के, ग्रेट ब्रिटेन की जो MI6 उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनकी जो चीफ थी, उन्होंने एक रेड अलर्ट जारी किया था कि हमारी जो नेशन है, दे शुड बी रेडी फॉर द वॉर। एनी टाइम द वॉर कुड इरप्ट एंड इट कैन स्वीप थ्रू द एंटायर कंट्री। तो उनकी जो नेशन है, उनके जो यंगस्टर्स हैं, दे आर हाईली एजुकेटेड एंड दे आर एंटरप्रेन्योर्स, लाइक मेजॉरिटी ऑफ them।
तो मतलब वो अपने स्टार्टअप्स को वो एस्टेब्लिश करने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं रादर देन डूइंग अ जॉब। ऑल्दो देयर इज़ अ साउंड मेजॉरिटी जो कि कोई कोई काम भी नहीं करते, लेकिन उनके अंदर अवेयरनेस इतनी है, उन्होंने एक शट अप कॉल दी अपनी MI6 की चीफ को, अपने चीफ ऑफ जनरल स्टाफ को, अपनी गवर्नमेंट को, कि हम लोग क्यों लड़ें? या आप लोगों की ये सारी जो पॉलिसीज़ हैं, आप लोग जो है वो बिलियनियर्स से आप लोग ब्लैकमेल होते हैं, आप लोग जो है वो हमें झोंक देते हैं जंग में, ठीक है? उसके बाद जो है वो नेगोशिएशन करके आप लोग जो है वो सीज़फायर भी कर देते हैं, तो हम लोग तो नहीं लड़ेंगे बिल्कुल भी, मतलब वी डू नॉट वांट वॉर विद रशिया एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो ये अवेयरनेस है कि पूरी नेशन जो है वो एक सवाल कर रही है, ठीक है? कि हम लोग जंग नहीं चाहते, हमें अच्छी तरह से पता है, लाइक वी कैन सी थ्रू द बुलशिट कि ये चीज़ें क्या आप मतलब लाइक वी आर गोना बी एक्सप्लॉइटेड अगेन, ठीक है? आप हमारे ऊपर जो है वो दोबारा उस सारी इकोनॉमी का बर्डन डालेंगे, ठीक है? और उस चीज़ को रिकवर करते-करते फिर 15 से 20 साल गुज़र जाएँगे, एक जंग का जो डिस्ट्रक्टिव आफ्टरमैथ है। तो ये एजुकेशन का जो एक 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 जो पॉज़िटिव एक जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो ये है कि आप किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे, आपके अंदर एनलाइटनमेंट आएगी, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट को लैग करके कुछ भी नहीं है। उसके बाद है स्किल्स बिल्ट अर्ली कंपाउंड फॉर लाइफ, यू डोंट नीड अ परफेक्ट चाइल्ड, जस्ट द राइट सिस्टम। सिस्टम अगर अच्छा होगा तो कोई भी बच्चा है वो ग्रूम कर जाएगा इवेंचुअली। उसके बाद मैसेजेस आफ्टर द वेबिनार आप मतलब हमें मैसेज कर सकते हैं, नंबर और जो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैं चैट में डाल दूंगा। सिक्योर योर चाइल्ड स्पॉट बिफोर दिस बैच क्लोजेस, ठीक है? ये जो बैच है ये लिमिटेड है और हमारा ये जो डिस्काउंट पॉलिसी है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो हम जो है वो ये एम्फसाइज़ करेंगे इस बात के ऊपर कि एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है वो आप अपने बच्चे को रजिस्टर करवा दीजिए और विदिन 3 टू 4 मंथ्स यू विल बी एबल टू सी द पॉजिटिव एंड द कंस्ट्रक्टिव चेंजेस इन योर चाइल्ड, इन योर किड एंड एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक इंशाल्लाह। तो सो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसको मैं जो है वो यहाँ मेंशन किए देता हूँ और ये हमारी वेबसाइट है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये जो है मैं कॉन्टैक्ट नंबर और जो वेबसाइट है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। लेट मी mention the number with website 0304 6519 535, and the link for the website is going to be जी। तो ये मैंने हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है मिस्टर दानियाल शौकत का, ये उनका ये तकद्दम का ये डेडिकेटेड उनका नंबर है, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। हमारी जो वेबसाइट का जो लिंक है वो भी मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है? इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग है, लेट मी डू द चेंजेस। ये इसमें मैं डाल रहा हूँ। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आज आप लोगों के पार्टिसिपेट करने का। आई होप कि मतलब जो है वो हम लोगों ने सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप बता दीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस नहीं हैं तो फिर आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला जो है वो सारी इंसानियत को, पाकिस्तान को जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाए। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग यू गाइस बैक विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल। तो बाकी आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके आपके रिलेटिव्स में जो भी किड्स हैं, आप हमारे एम्बेसडर बन के, हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आप उनके पास भी जाइए और आप उन तक भी हमारा मैसेज कन्वे कीजिए ताकि ये जो है हम इसको वेव कर सकें, हम एक एक वोवन जो नेटवर्क है हम वो बना सकें ताकि एक जॉइंट एफर्ट हो, ठीक है? और एक कलेक्टिव जो है वो स्ट्रगल करें हम, ताकि हम जो है वो एजुकेशन का जो सिलसिला है उसकी इम्प्रूवमेंट को स्टार्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।